हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। जो सीरीज हम कंटिन्यू करेंगे दैट इज पीवाईक्यू इन डेप्थ एनालिसिस, जेई मेन से रिलेटेड और क्विक रिवीजन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड कॉन्सेप्ट। जो चैप्टर कवर करेंगे दैट इज सर्कल्स। तो अभी तक के स्टूडेंट्स बहुत सारे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर जो भी आप वीडियो बना रहे हो उसका पीडीएफ जरूर अपलोड कर दीजिए, कहीं पे लिंक दे दीजिए। तो इस वीडियो में मैं जो रिमेनिंग जितने भी चैप्टर्स जो अभी तक मैंने डाले हैं उनके पीडीएफ भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और जो पुराने वीडियोस जो जहां पे देख रहे हैं वहां पे भी पीडीएफ का जो लिंक है वीडियो डिस्क्रिप्शन में वहां पे भी मिल जाएगा। तो ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये जो सीरीज में कंटिन्यू कर रहा हूँ, मुझे पता लगे कि ये सीरीज किसी को हेल्प कर रही है तो लाइक जरूर करिएगा बच्चे। लाइक नहीं करोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा कि ये वीडियो किसको अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा। व्यूज आ जाते हैं, लाइक नहीं आते हैं, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा फ्रेंड्स के साथ में, जितने ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, और सब्सक्राइब जरूर करिएगा हमारा यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे अभी तक हम ऑलरेडी इतने चैप्टर कवर कर चुके हैं: बाइनोमियल थ्योरम, स्ट्रेट लाइन, वेक्टर्स 3D, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डेफिनेट इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, एओडी, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कवर कर चुके हैं अभी तक हम ऑलरेडी। आई होप उन वीडियो से आपको हेल्प मिल रही होगी, आप अपनी प्रिपरेशन और ज़्यादा रिफाइन कर पा रहे होंगे। पीडीएफ का लिंक और यहाँ पे जो प्लेलिस्ट है जिसमें ये वीडियोज में ऐड कर रहा हूँ उसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इस वीडियो में हम सर्कल से कंटिन्यू करेंगे। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं @NC_maths, जहाँ पे भी मैं रेगुलरली अपडेट्स देता रहता हूँ। जेई से रिलेटेड या कुछ टिप्स होती हैं वहाँ पे भी मैं डालता रहता हूँ रील्स। इसके अलावा हमारी एक मोबाइल ऐप भी है कोचिंग, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर पे, जिसपे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशंस विद कॉन्सेप्ट अवेलेबल है। मैथ्स के मैंने स्पेसिफिकली अराउंड 2500 प्लस क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशंस डाले हुए हैं, जेई मेन जेई एडवांस दोनों को कवर करते हुए चैप्टर वाइज 2013 से 21। तो वो आप एक्सेस कर सकते हैं, वहां से अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा रिफाइन कर सकते हैं। अगर आप 11th में हैं तब भी स्टार्ट कर सकते हैं, 12th में हैं तब भी स्टार्ट कर सकते हैं। जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए, यही था। अब हम यहाँ पे इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सर्कल्स चैप्टर में से अभी तक टोटल 91 क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। 87 पेपर्स को मैंने एनालाइज किया है अप टिल 2021। अब इसमें से अगर आप 2021 के पेपर्स को एनालाइज करेंगे तो टोटल्स में 25 क्वेश्चंस आए थे 26 पेपर्स में से। तो वहां पे 4 शिफ्ट में पेपर हुए थे। फरवरी में हुआ था, मार्च में हुआ था, जुलाई में हुआ था और अगस्त में हुआ था। इन जनरली तो यही आइडिया रहता है कि सर्कल के पेपर में से एक क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में आएगा ही आएगा। बट कई बार क्या होता है, सर्कल के क्वेश्चंस को कंबाइन कर देते हैं दूसरे कोनिक सेक्शंस के साथ में, तो वो प्योर सर्कल टॉपिक का क्वेश्चन नहीं होता है, क्योंकि उसमें कॉमन टेंजेंट के क्वेश्चन, कॉमन नॉर्मल के क्वेश्चन या सर्कल के क्वेश्चन को यूज करके लोकस ऑफ ए पॉइंट का क्वेश्चन बनाया जाता है। तो उसको मैं लोकस में सेपरेटली कवर करता हूँ, सर्कल्स में अलग से नहीं मानता हूँ इसको। तो वो लोकस के क्वेश्चंस हो गए। उसके अलावा जो भी क्वेश्चंस हैं, दोज आर द क्वेश्चंस ऑफ सर्कल्स। तो उन्हीं 91 क्वेश्चंस की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर हम सिर्फ प्योर सर्कल्स के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस है अगर आप देखेंगे तो 25 क्वेश्चंस आए 26 पेपर में, एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। अब आप बोलेंगे सर 6 में पेपर में से 4 ही क्वेश्चन आए, इसमें 9 आए, इसमें 6 आए, इसमें 6 आए, तो 7 पेपर में 6 क्वेश्चन आने का मतलब ये है कि 6 क्वेश्चन तो प्योरली सर्कल से आए ही हैं। एक क्वेश्चन हो सकता है किसी दूसरे कोनिक के साथ कंबाइन होके आ जाए, लेकिन डेफिनेटली सर्कल्स के कॉन्सेप्ट को इंक्लूड करके या तो सेपरेटली सर्कल्स में से या किसी और कॉनिक सेक्शंस के साथ कंबाइन करके या लोकस ऑफ ए पॉइंट के साथ कंबाइन करके एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही आता है। तो ये आपको दिमाग में रखना है, इस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करनी है। और इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो पीडीएफ है वो मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इनके जो सॉल्यूशंस हैं वो हमारी मोबाइल ऐप कोचिंग पे अवेलेबल हैं अलॉन्ग विद कॉन्सेप्ट वाइज डिस्कशन। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं इनका ब्रेकअप। तो इनको मैंने 5 पार्ट में ब्रेक किया है 91 क्वेश्चंस को। पहले टाइप ऑफ क्वेश्चंस वो है जिसमें एक ही सर्कल इन्वॉल्व है। क्वेश्चन में एक सर्कल की इक्वेशन दी हुई है, उसकी आपको कंडीशन पता होना चाहिए, रियल रेडियस की, इंटरसेप्ट्स की, कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ डायमेट्रिकल फॉर्म ऑफ सर्कल, फिर सर्कम सर्कल, इन सर्कल, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं। ऐसे 34% क्वेश्चंस आए हैं। इट फॉर्म से मेजर वेटेज। क्वेश्चन मुश्किल नहीं होते हैं, सिंपल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होते हैं। उसमें मैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, जिसपे ज्यादा क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। ये जो 31 क्वेश्चंस है उसमें से अब 2 सर्कल को कंबाइन करके, तो 2 सर्कल आपस में टच कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कितनी है, लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट क्या है,
उसके जो फॉर्मूला बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वैसे वाले क्वेश्चन, तो वो है यहाँ पे 2 सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन। फिर हो गए एक पॉइंट और एक सर्कल, पॉइंट सर्कल के अंदर है, पॉइंट सर्कल के बाहर है, पॉइंट का सर्कल से मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस डिफाइन करेंगे, या फिर क्वेश्चन आता है पावर ऑफ ए पॉइंट। इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ये जो क्वेश्चन है उसका वेटेज 6.5% के अप्रोक्सीमेट है। नेक्स्ट है लाइन एंड ए सर्कल। अब लाइन सर्कल के लिए नॉर्मल भी हो सकती है, टेंजेंट भी हो सकती है, कॉर्ड भी हो सकती है। तो उससे रिलेटेड क्या कंडीशन होती है, कॉर्ड की लेंथ से रिलेटेड क्वेश्चन बनाए जाते हैं, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ड्रॉ करते हैं, क्वाड्रिलेटरल बनता है, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनाए जाते हैं ये वाले क्वेश्चंस, उसकी बात हो रही है। अब जो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस हैं लास्ट में मैं यहाँ पे फिफ्थ टाइप दैट इज द मिसलेनियस टाइप। तो इस टाइप के क्वेश्चंस क्या होते हैं, इसमें थोड़े से डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हेक्सागन, पेंटागन या फिर सर्कल को किसी एक यहाँ पे स्क्वायर के अंदर डाल देंगे। इस टाइप के जो क्वेश्चंस मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस हैं, बट ऐसे क्वेश्चंस कम ही आते हैं और ये मोस्टली क्या है एडवांस लेवल टाइप के ही क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको ज्यादा सोचना पड़ता है। इस टाइप के ये जो क्वेश्चंस होते हैं, तो इस तरह से ये है इसका टोटल ब्रेकअप। अब इसमें से जो 91 क्वेश्चंस है उसमें से मेजर पोर्शन कौन से कॉन्सेप्ट्स का है वो मैं आपके साथ यहाँ कवर करूंगा और क्विकली हम उसको रिवाइज करेंगे। तो वो जो मेजर कॉन्सेप्ट्स है 91 क्वेश्चंस में से जो 67 क्वेश्चंस का जो वेटेज है लाइक अराउंड 75% वेटेज ऑफ क्वेश्चंस जो है वो जिन टॉपिक्स में से आए हैं वो हम कवर करेंगे। तो पहला है एक सर्कल से रिलेटेड, ये 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। सर्कल का कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ जो डायग्राम, जितने भी तरह के केसेस होते हैं इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, रिपीट होते हैं, और अगर आप थ्रू आउट द ईयर्स देखेंगे तो हर साल में एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन इस टॉपिक में से आता ही आता है। नेक्स्ट है सर्कल की इक्वेशन डायमेट्रिकल फॉर्म में अगर दी हुई है उसको यूज करके क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। सर्कम सर्कल इन सर्कल किसी एक पर्टिकुलर ट्रायंगल के अंदर क्वेश्चन। अब ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये आप कवर करते हैं स्ट्रेट लाइंस में भी, लेकिन इसमें एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ डायग्राम है जिसपे क्वेश्चन सर्कल में स्पेसिफिकली 4-5 बार रिपीट हुए हैं, वो भी हम यहाँ पे देखेंगे और कैसे उसको फटाफट आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये है हमारे वीडियो का जो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में हम यही यहाँ पे कवर करेंगे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट्स में मैं क्या करूंगा, वहां पे वीडियो की टाइमलाइन लिख दूंगा ताकि आप डायरेक्टली उस पर क्या कर सकते हैं, क्लिक करके उस पर्टिकुलर पार्ट पे जा सकते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। सेकंड पार्ट में हम कवर करेंगे पॉइंट एंड सर्कल से रिलेटेड कंडीशन और उससे रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम कवर करेंगे टेंजेंट, नॉर्मल, कॉर्ड से रिलेटेड क्या कंडीशन होती है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या चीजें आपको एग्जाम में ध्यान रखनी है। और एक स्पेशल क्वाड्रिलेटरल है जिसपे रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे जाने शुरू हो चुके हैं 2020 के बाद से, और इस पे अभी भी बहुत टाइप ऑफ क्वेश्चन बचे हुए हैं जो नहीं पूछे गए हैं एग्जाम में। तो वो टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी बनाए जा सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, वो आपको ध्यान रखना है। और क्या क्वेश्चन उसमें से पूछे जा चुके हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे 2 सर्कल से रिलेटेड कंडीशन। 2 सर्कल कब टच करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, कितनी नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट होती है, कॉमन कॉर्ड की लेंथ, उस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उस पे देखेंगे। तो ये एक ही कॉन्सेप्ट ध्यान रखें, दिस इज ए सिंगल कॉन्सेप्ट, दिस इज आल्सो ए सिंगल कॉन्सेप्ट ओनली। सो दीज आर लाइक 4 कॉन्सेप्ट्स जिसपे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं, लाइक 75% क्वेश्चंस। तो इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो यही चीज अब हम यहाँ पे टॉपिक बाय टॉपिक देखेंगे, रिवीजन करेंगे, कॉन्सेप्ट में बताऊंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से, और उसमें स्पेसिफिकली हम देखते हैं सर्कल और कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो सर्कल और कोऑर्डिनेट एक्सिस, सर्कल की इक्वेशन आपको पता होगा डिफाइन करी जाती है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। सबसे पहली चीज ये ध्यान रखनी है x² y² का कोएफिशिएंट 1 बनाना है। उसके बाद में इस सर्कल का जो सेंटर होता है, सर्कल का सेंटर आप लिख सकते हैं दैट इज -g, -f, x और y के कोएफिशिएंट से डिफाइन किया जाता है। और जो रेडियस है उसको आप लिख सकते हैं √में g² + f² - c। तो सबसे सिंपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं सर्कल से रिलेटेड विदाउट कोऑर्डिनेट एक्सिस, ध्यान रखिए रियल सर्कल का मतलब होता है आपको रेडियस जो है वो रियल होनी चाहिए। तो g² + f² - c शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। किसी भी क्वेश्चन में रियल सर्कल मेंशन वर्ड किया हुआ है और इनइक्वालिटी टाइप 4 ऑप्शन दिए हुए हैं तो आपको ये कंडीशन लगानी ही होती है, इसलिए वो दी हुई होती है कंडीशन। सेंटर और रेडियस को यूज करके ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में सिंप्लीफिकेशन किया जाता है। तो जो भी सर्कल की इक्वेशन होती है हमेशा मैं उसके सेंटर और रेडियस पे डेफिनेटली फोकस करता हूं। ये तो हो गया सर्कल की इक्वेशन से रिलेटेड।
अब सेम सर्कल की इक्वेशन को ऐसे भी लिखा जाता है x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इसमें जो होता है h और k सेंटर होते हैं और रेडियस होता है, तो आप ऐसे भी सेंटर निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे आपको समझ में आए, विच इज मोर जो आपके लिए इजी रहे। मैं इस तरह से देख लेता हूं, इजी रहता है। अब कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात करते हैं सर्कल के साथ। तो सर्कल जो होता है कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ में यहाँ पे दो टर्म्स हम डिफाइन करते हैं, एक बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट, एक बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। इनकी लेंथ डिफाइन करी जाती है जी एफ और सी से। एक्स इंटरसेप्ट की लेंथ होती है 2√g² माइनस सी, वाई इंटरसेप्ट की लेंथ होती है 2√f² माइनस सी। तो इंटरसेप्ट क्या होता है, जो भी सर्कल है अगर वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है दो पॉइंट्स के ऊपर, तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो लेंथ होगी, जो डिस्टेंस होगा, दैट इज लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट। और अगर वाई एक्सिस को दो पॉइंट पे कटता है तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा, जो लेंथ होगी, दैट इज द लेंथ ऑफ वाई इंटरसेप्ट। ऐसे डिफाइन करी जाती है। अब क्वेश्चन में इसका यूज कैसे आता है, ये टर्म क्वेश्चन में स्पेसिफिकली वो लिख ही देगा कि सर्कल का एक्स इंटरसेप्ट इतना है, सर्कल का वाई इंटरसेप्ट इतना है, तो आप उस वैल्यू को इससे इक्वेट करके इक्वेशंस बना सकते हैं डायरेक्टली इक्वेशन को यूज करके। तो उसके लिए भी आपको जी एफ और सी तो निकालना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाना पड़ेगा। अब इसमें क्या होता है, एक स्पेशल टाइप ऑफ सर्कल होता है जिसके केस में सिर्फ एक ही इंटरसेप्ट होगा। जैसे सर्कल अगर हमें एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो वहां पे हो सकता है कि वो वाई एक्सिस को कट करे या वाई एक्सिस को कट नहीं करे। अगर क्वेश्चन में सिर्फ लिखा हुआ है कि वो एक्स एक्सिस को टच करता है तो उसकी हम क्या कंडीशन लगाते हैं, तो अगर सर्कल कभी भी एक्स एक्सिस को टच करता है मतलब एक्स इंटरसेप्ट 0 है, क्योंकि दो पॉइंट आएंगे नहीं एक्स एक्सिस पे तो लेंथ डिफाइन होगी नहीं। तो लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट 0 मतलब g² इक्वल टू c, आप वहां पे ये कंडीशन लगा सकते हैं। सेम तरह से एक और डायग्राम होता है, अगर सर्कल y एक्सिस को टच करता है तो उसमें y इंटरसेप्ट 0 होगा, तो x² इक्वल टू c कर सकते हैं। अब क्या होता है कि मैं ये जो डायग्राम है इसको ज्योमेट्रिकली ज्यादा यूज करता हूं रेदर देन यहाँ पे इस फॉर्मूले को। आप फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हैं, दोनों तरीके से आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है क्वेश्चन में इस तरह से भी क्वेश्चन आए हैं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है देयर इज नो एक्स इंटरसेप्ट, देयर इज नो वाई इंटरसेप्ट। तो अगर नो एक्स इंटरसेप्ट नो वाई इंटरसेप्ट है मतलब ये रियल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। तो जब हम बोलते हैं नो एक्स इंटरसेप्ट नो वाई इंटरसेप्ट, तो नो एक्स इंटरसेप्ट की कंडीशन क्या होती है, g² माइनस सी जो होगा वो लेस देन 0 होगा, ये कंडीशन होती है, क्योंकि अंदर रियल वैल्यू नहीं होगी तभी ये होगा नो एक्स इंटरसेप्ट। तो ध्यान रखेंगे क्वेश्चन में नो एक्स इंटरसेप्ट वर्ड यूज किया है तो g² इज लेस देन c करना है। आगे py/q का क्वेश्चन भी देखेंगे जिससे आपको थोड़ा और क्लियर होगा, ऐसा क्वेश्चंस में लिखा हुआ होता है। सेम नो वाई इंटरसेप्ट होगा तो x² को आपको लेस देन c करना है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आता है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात करी हुई है सर्कल से रिलेटेड, एक्स एक्सिस को टच करता है, एक्स एक्सिस को कट करता है, तो मैं ज्योमेट्रिकली ज्यादा यूज करता हूं कंपेयरिंग टू दीज फॉर्मूले भी आप यूज कर सकते हैं। ज्योमेट्रिकली हम कंडीशन क्या लगाते हैं, अगर सर्कल एक्स एक्सिस को टच करता है तो इसका मतलब एक्स एक्सिस उसके लिए टेंजेंट है। ध्यान रखेंगे आगे टेंजेंट में भी मैं आपको बताऊंगा, कभी भी कोई भी लाइन सर्कल के लिए टेंजेंट दी हुई होती है तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है, टेंजेंट जहां पे भी टच कर रही है, अगर आप डायग्राम बना रहे हैं तो वहां से आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे एंड दैट विल पास टू द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये हमेशा आपको बनाना है, क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं होता। दिस इज द कांसेप्ट व्हिच विल यूज फॉर एनी टेंजेंट टू ए सर्कल। अगर एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस से यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, दैट विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल। तो इस वाले डायग्राम से हमें ये पता लगता है कि सेंटर का जो y कोऑर्डिनेट होगा दैट विल बी इक्वल टू r, या तो प्लस r होगा या माइनस r होगा, क्योंकि ये सर्कल ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, उसके हिसाब से डायग्राम बन सकता है। x कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता, तो इस वाले डायग्राम से मैं ये बोल सकता हूं या तो ये कंडीशन लगाओ या फिर मैं ये बोल सकता हूं सर्कल का सेंटर h प्लस माइनस r होगा। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो हम सर्कल की इक्वेशन लिख सकते हैं x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस r का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेट प्लस r होगा इक्वल टू r स्क्वायर। हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं डायरेक्टली। तो जब हमने इस तरह से कंडीशन लगा दी तो हमें ये लिखने की जरूरत नहीं, इसमें ये इंक्लूडेड ही है। सेम तरह से अगर सर्कल y एक्सिस को टच करता है तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, सेंटर से पास करेगा, तो x कोऑर्डिनेट सेंटर का r होगा, y कोऑर्डिनेट हम लिख सकते हैं k। अब ये इधर भी हो सकता है या दूसरी तरफ भी हो सकता है, इसीलिए x कोऑर्डिनेट प्लस माइनस r लिखा है। तो इस तरह से सर्कल की कंडीशन लगाई जाती है, x एक्सिस को टच करता है, y एक्सिस को टच करता है, x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट की वैल्यू दी हुई है। अब मैं जो x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट की वैल्यू दी हुई है उससे रिलेटेड कैसे डायग्राम आता है, कैसे क्वेश्चन आता है, वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। आप ऐसे कंडीशन लगा सकते हैं या फिर मैं डायग्राम से जैसे लगाऊंगा मैं आपको बताऊंगा। देखिए वो बहुत ज्यादा फास्ट होता है।
ध्यान रखेंगे नो एक्स इंटरसेप्ट नो वाई इंटरसेप्ट मतलब जी स्क्वायर लेस देन सी और एक्स स्क्वायर लेस देन सी कंडीशन लगानी। अगर सर्कल दोनों एक्सिस को टच करता है इसका मतलब उसका रेडियस जो होगा आर वही यहाँ पे प्लस माइनस आर उसका सेंटर होगा। आपको दिख रहा होगा एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट आर के बराबर होगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो आर कॉमा आर होगा, सेकंड में होगा तो उस तरह से उसका कोऑर्डिनेट साइन के साथ आपको वहां पे वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन जेईई 2021 का। मैं इंटरसेप्ट के फॉर्म में आपको बताऊंगा मैं डायग्राम से कैसे कंडीशन लगाता हूं विदाउट यूजिंग फार्मूला। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है सर्कल है जो वाई एक्सिस को टच करता है 0,6 पे, एक्स इंटरसेप्ट दिया हुआ है 6√5। तो आप कंडीशन क्या लगा सकते हैं यहाँ पे बिना डायग्राम बनाए हुए, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए तो अगर इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस पे ये है तो आप कंडीशन लगा सकते हैं 2√g² - c जो है उसकी वैल्यू है 6√5। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन व्हिच यू कैन पुट। दूसरी कंडीशन है सर्कल y एक्सिस को टच करता है मतलब y इंटरसेप्ट 0 है, अगर टच करेगा तो 0 है। तो आप यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं f² = c, ये कंडीशन लगा सकते हैं। और सर्कल की इक्वेशन ऑब्वियसली मैं कंसीडर कर रहा हूँ दैट इज x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। तो आपको दिख रहा होगा सर्कल की इक्वेशन फाइंड करने के लिए तीन ही वेरिएबल g, f और c पता होना चाहिए। अगर वो पता है तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी। एक इक्वेशन यहाँ से बन गई, दो इक्वेशन यहाँ से बन गई, बट वेरिएबल तीन है तो तीन इक्वेशन बननी चाहिए। तीसरी इक्वेशन कैसे बनाएंगे कि ये जो पॉइंट है सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, दैट इज द थर्ड इक्वेशन। तो ऐसे आप तीन इक्वेशन सॉल्व करके जी एफ सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर जो भी क्वेश्चन पूछा है रेडियस फॉर्मूला पता है √g² + f² - c आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आप नोटिस करेंगे तीन इक्वेशन है, तीन वेरिएबल हैं, कैलकुलेशन बढ़ेगी। फास्ट तरीका देखिए यहाँ पे क्या है, मैं बनाता हूँ कोऑर्डिनेट एक्सिस का डायग्राम। तो y एक्सिस को अगर टच करता है 0,6 पे तो ये हमारा यहाँ पे पॉइंट हो गया। x इंटरसेप्ट दिया हुआ है तो मतलब x एक्सिस को दो पॉइंट पे कट करेगा, ये हमें दिया हुआ है। तो ये लेंथ दी हुई है 6√5, ये हमें दिया हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम कैसे डायग्राम को करेंगे यूज, तो कंडीशन क्या लगाई जाती है देखिए, अगर कभी भी किसी y एक्सिस या किसी लाइन को टच करता है तो वहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। मैंने आपको बताया टेंजेंट है दैट विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। पहली कंडीशन तो ये होगी टेंजेंट के लिए अगर कभी भी दिया हो। अब अगर कभी भी इंटरसेप्ट की लेंथ दी हुई होती है तो ध्यान रखेंगे दिस रिप्रेजेंट्स नथिंग बट द कॉर्ड, और कॉर्ड की लेंथ कभी भी किसी भी क्वेश्चन में दी हुई, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सुनने में बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर पाते हैं। कॉर्ड के कॉन्सेप्ट आपने क्लास 9th में पढ़े होंगे एनसीईआरटी में, पर ध्यान रखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कभी भी कॉर्ड की लेंथ को मेंशन किया जाता है, लेंथ वर्ड, डिस्टेंस वर्ड, इंटरसेप्ट वर्ड, तो उसके केस में आपको हमेशा डायग्राम बनाना है 90 डिग्री का। कौन सा डायग्राम, सेंटर ऑफ सर्कल से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे कॉर्ड पे तो कॉर्ड को इक्वली बाइसेक्ट करेगी। तो ये लेंथ 3√5 हो जाएगी, ये भी 3√5 हो जाएगी, हमेशा ये आपको बनाना है यहाँ से। और 90 डिग्री का डायग्राम कौन सा होगा, ये बनाएंगे और यहाँ से ज्वाइन करेंगे इसको हम यहाँ पे, तो यहाँ पे ये हम यहाँ ज्वाइन कर लेंगे। इस तरह से बनाएंगे ये 90 डिग्री का ट्रायंगल। ये हमेशा आपको बनाना है कभी भी कॉर्ड की लेंथ दी हुई है। तो अब आपको पता है ये लेंथ 6 है तो ये लेंथ हम 6 कर देंगे, ये r हो जाएगी रेडियस, ये भी r है। सर्कमफ्रेंस पे जो भी पॉइंट है ज्वाइन करेंगे रेडियस। तो यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो r² हो जाएगा 6² + 3√5 का स्क्वायर, तो यहाँ से रेडियस की वैल्यू आ जाएगी 9। वो कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। और ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये जो डायग्राम है, इससे क्वेश्चन 19, 20, 21 तीनों साल में आया और इवन पहले भी आया, ये 3 साल तो मैंने यहाँ मेंशन किए। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। ऐसे देखिए फटाफट एक ही इक्वेशन है हम सॉल्व कर सकते हैं, जो निकालना निकाल सकते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं 3 इक्वेशंस बना के, बट आई प्रेफर दिस। तो ध्यान रखेंगे कभी भी टेंजेंट है तो वहां से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, दैट विल पास थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल। कॉर्ड दिया हुआ है तो उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे बाइसेक्ट, और ये 90 डिग्री का ट्रायंगल बना के आपको पाइथागोरस थ्योरम हमेशा अप्लाई करनी ही होती है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। अब हम यहाँ पे बात करते हैं एक स्पेशल सर्कल की, जिसके लिए कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ में डिफरेंट डायग्राम बनेगा, समथिंग डिफरेंट। इसमें सिर्फ एक्स इंटरसेप्ट है, उसमें वाई इंटरसेप्ट भी होगा, दैट इज सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो कभी भी किसी भी सर्कल के लिए पासिंग थ्रू ओरिजिन दिया हुआ है या जिसके एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट दोनों दिए हुए हैं, तो मैं एक डायग्राम बना रहा हूं इस तरह से कि पासिंग थ्रू ओरिजिन है और इसमें दोनों इंटरसेप्ट है। और यहाँ पे जरूरी नहीं कि दोनों इंटरसेप्ट हो और जरूरी नहीं है कि वो ओरिजिन से ही पास करे, क्योंकि सर्कल का डायग्राम ऐसा भी हो सकता है ये वाला। तो ये एक स्पेशल डायग्राम है, इसमें मैंने ओरिजिन से पास किया है और एक्स और वाई इंटरसेप्ट दोनों है।
इस वाले डायग्राम पे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाए जाते हैं डिफरेंट तरीके से। तो अब इस डायग्राम से हम ज्योमेट्रिकली कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए। तो मुझे पता है ये कॉर्ड है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, सेंटर से पास करेगा, इक्वली बाइसेक्ट करेगा। तो इसकी अगर मैंने कॉर्ड की लेंथ 2a मान ली तो ये भी a होगा, ये भी होगा। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये दोनों लेंथ इक्वल होंगी, इसको b और b मान लेता हूँ। तो यहाँ से मैं सेंटर ऑफ सर्कल बोल सकता हूँ। मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में डायग्राम बनाया तो सेंटर हो जाएगा a, b, ये हो जाएगा x कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट b। तो ये हमने यहाँ पे डायग्राम बना लिया। अब मैंने आपको बताया है कि कभी भी कॉर्ड होता है तो आपको 90 डिग्री का ट्रायंगल बनाना है। तो ये मुझे दिख रहा है, इसको यहाँ से ज्वाइन करेंगे, ये 90 डिग्री का ट्रायंगल बनेगा। इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम हमेशा अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं a² + b² = r²। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन के लिए x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट की लेंथ दी हुई है, तो डायरेक्टली आप रेडियस निकाल सकते हैं, सेंटर निकाल सकते हैं without writing any formula, just using the diagram, and this is very important। सिंपल पाइथागोरस थ्योरम हमें अप्लाई करनी है। अब यहाँ पे इस डायग्राम से ये जो सर्कल की इसकी इक्वेशन से रिलेटेड और कैसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, देखिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हम ये बोल सकते हैं कि इस सर्कल की इक्वेशन हम एक तरह से और निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम से हमने निकाला r, a और b सेंटर आ गया, इक्वेशन हम निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये अगर मैंने इसको ज्वाइन किया है, ये भी कॉर्ड है, तो इसको यहाँ पे भी ज्वाइन कर सकता हूँ, इसको यहाँ पे भी ज्वाइन कर सकता हूँ। तो मुझे यहाँ पे ये जो लाइन दिखेगी, दिस इज नथिंग बट द डायमीटर ऑफ द सर्कल, क्योंकि यहाँ पे इसके सरकमफरेंस पे एंगल 90 डिग्री है। तो मैं डायमेट्रिकल फॉर्म ऑफ द सर्कल से इस सर्कल की इक्वेशन निकाल सकता हूँ, क्योंकि मुझे अगर x इंटरसेप्ट की लेंथ पता है तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2a, 0, y इंटरसेप्ट की लेंथ पता है तो ये 0, 2b हो जाएगा। तो डायमेट्रिकल फॉर्म में डायरेक्टली हम इक्वेशन लिख सकते हैं, x - 0 x - 2a, y - 0 y - 2b = 0। डायमेट्रिकल फॉर्म आपको पता होगी। अगर किसी के भी डायमीटर फॉर्म जो होते हैं एंड पॉइंट्स, दैट इज x1 और y1 होते हैं और x2 और y2 होते हैं किसी भी सर्कल के लिए, तो उसके लिए आप सर्कल की इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, x - x1 x - x2 प्लस y - y1 मल्टीप्लाइड बाय y - y2 = 0। ऐसी इक्वेशन लिखी जा सकती है। तो ये वाले डायग्राम को हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं इक्वेशन लिखने के लिए। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन। ऐसे आप डायरेक्टली इक्वेशन लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है जेईई में 2019 का, सिंपल सा क्वेश्चन है। एक सर्कल है जिसकी डायमीटर है लाइन सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो जब भी कोऑर्डिनेट एक्सिस आ गया तो मतलब आपका सर्कल का डायग्राम अगर है तो इस तरह के जो 3-4 डायग्राम मैंने बताए हैं वैसे ही बनेंगे। तो वो बोल रहा है कि ये जो लाइन है यही क्या है, इसकी डायमीटर है। इस डायमीटर इज द लाइन सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द लाइन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। इस लाइन का डायग्राम बनाएंगे तो कुछ ऐसा ही बनेगा। तो आप ये पॉइंट और ये पॉइंट निकाल सकते हैं। फिर बोल रहा है सर्कल सी पासेस थ्रू द पॉइंट। तो अगर एक बार ये दोनों पॉइंट निकाल लेंगे, डायमीटर फॉर्म में इक्वेशन लिख देंगे, फिर आप चेक कर लेंगे। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगर आपको ये डायग्राम्स क्लियर हैं तो ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट डायग्राम। अब इस डायग्राम की अगर मैं बात करता हूं तो अभी तक सर्कल और कोऑर्डिनेट एक्सिस में डिस्कस करा था। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे डिफरेंट टाइप से कैसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, डिफरेंट टाइप से ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं कि क्वेश्चन में वो ये लिख देता है कि ये जो लाइन यहाँ पे बनेगी उसका ओरिजिन के साथ जो ट्रायंगल बनेगा उसके सरकम सर्कल की इक्वेशन निकालो। इट आल्सो रिप्रेजेंट्स द सेम थिंग। डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो ये जो ट्रायंगल है इसका सरकम सर्कल यही होगा। तो 90 डिग्री के ट्रायंगल का कभी भी सरकम सर्कल आप बनाओगे तो उसकी डायमीटर क्या होगी, 90 डिग्री के ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूज होगी। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो मैंने आपको स्ट्रेट लाइंस में भी बताई थी। और ये जो डायग्राम है ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे सरकम सर्कल पे भी क्वेश्चन आते हैं, इन सर्कल पे भी क्वेश्चन आते हैं। ऐसे 4 या 5 बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं सिर्फ इस डायग्राम के ऊपर बेस्ड 90 डिग्री का ये जो ट्रायंगल है। तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे इन सर्कल की, तो सरकम सर्कल तो हमने निकाल लिया। यहाँ पे इन सर्कल क्या होता है, एक ऐसा सर्कल जो ट्रायंगल के अंदर होगा, इसको यहाँ पे ऐसे टच करेगा, दैट इज द इन सर्कल। इसकी इक्वेशन, इसकी रेडियस, ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे हम कैसे कर सकते हैं कंडीशन अप्लाई। तो हमें इसका सेंटर अगर मान लेते हैं दैट इज ये, तो हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री होगा क्योंकि ये इसको टच करेगा, यहाँ पे ये भी 90 डिग्री होगा, इसको टच करेगा। तो मैंने आपको बोला जब भी टच करेगा तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, सेंटर से पास करेगा। तो आपको ये दिखेगा दिस इज नथिंग बट ए स्क्वायर। ये 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90, ये भी 90 और ये रेडियस है और ये भी रेडियस है। तो ये सेंटर r, r होगा। तो ऐसे वाले सर्कल का जब भी ये डायग्राम बनेगा तो सेंटर r, r होगा। r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो अगर आपको इसका इन सेंटर का कोऑर्डिनेट पूछा जाए या इसकी रेडियस पूछी जाए तो आप अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं।
अब मैं यहाँ पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन बताता हूँ। देखिए 21 में क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं। टेंजेंट टू द सर्कल एट द पॉइंट 3,4 मीट x एक्सिस एट p y एक्सिस एट q रेस्पेक्टिवली। तो अब इसमें जो सर्कल दिया हुआ है ये x² + y² = 25, उसके लिए 3,4 पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। वो x और y एक्सिस को p और q पे मीट कर रही है, तो मैंने ये सपोज p और q यहां मार्क कर लिए। फिर लिखा है रेडियस ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड हैविंग सेंटर एट द इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल OPQ। तो देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड बड़ा सारा एक्सप्रेशन लिखा हुआ। तो पहली चीज ये बोल रहा है कि इस पॉइंट पे इस सर्कल के लिए टेंजेंट लिखो। टेंजेंट की इक्वेशन लिखना आपको आता होगा, नहीं आता है तो मैं बता देता हूं, आगे भी मैं बताऊंगा इसका फॉर्मूला। ये अगर पॉइंट x1 है, ये y1 है, तो इक्वेशन लिखते हैं x² की जगह xx1, y² की जगह yy1 = r², ये जो भी है 25। तो इससे इक्वेशन निकालेंगे तो आएगी 3x + 4y = 25। अभी आप नोटिस करिए मैंने इस सर्कल का डायग्राम नहीं बनाया क्योंकि इसकी सिर्फ टेंजेंट की बात हो रही है जो x एक्सिस y एक्सिस को p और q पे मीट कर रही है। तो मैं यहाँ पे ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूँ। x को 0 पुट करके y आ जाएगा, y को 0 पुट करके x आ जाएगा, ये पॉइंट पता लग गया। तो ये जो पहली लाइन है इसका पार्ट खत्म। आगे लिखा हुआ है रेडियस ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन हैविंग सेंटर एट द इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल। तो कोई एक सर्कल है जो ओरिजिन से पास करता है लेकिन उसका सेंटर कहाँ है, इसके इन सेंटर पे, तो उसकी रेडियस कितनी होगी। तो अगर ये है उसका यहाँ पे सेंटर, यहाँ पे ये उसका सेंटर है, इन सेंटर ऑफ द सर्कल उसी का सेंटर है और यहाँ से पास करती है, तो ये जो लेंथ होगी दैट विल बी द रेडियस। तो ये लेंथ आ जाएगी r√2, क्योंकि आपको दिख रहा है r, का ओरिजिन से डिस्टेंस निकालेंगे तो r√2 आएगा। तो आपको इवेंचुअली r ही निकालना है इन सेंटर ऑफ द सर्कल। अगर r पता लग जाएगा तो आंसर आ जाएगा। इन सेंटर ऑफ द सर्कल निकालने के लिए एक तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ax1 bx2 cx3 / a + b + c, ay1 by2 cy3 / a + b + c। अब इस ट्रायंगल के लिए हमें पता है दोनों x और y कोऑर्डिनेट सेम होते हैं तो दोनों निकालने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे x1 y1 और x2 y2 और x3 y3 ये क्या होते हैं देखिए। तो यहाँ पे जो भी इन सेंटर का ये फॉर्मूला है उसमें ये होता है कि अगर ये पॉइंट मैंने a लिखा x1 y1 तो उसके अपोजिट जो साइड है उसको स्मॉल a लिखते हैं। इसको अगर मैंने b लिखा x2 y2 तो उसके अपोजिट की साइड को स्मॉल b लिखते हैं। उसको c लिखा x3 y3 तो इसके अपोजिट साइड को हम c लिखते हैं। तो इसमें हमें दिख रहा है ये जो ट्रायंगल, तो आप लिख सकते हैं 0,0 है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, इसके अपोजिट की साइड आप डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ वैल्यू पुट करके आप आंसर निकाल सकते हैं। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि रेडियस ऑफ इन सर्कल का एक फॉर्मूला भी होता है जो आप प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में पढ़ते हैं। मैंने स्ट्रेट लाइंस में भी आपको बताया है जब उसका रिवीजन कराया था। वो फॉर्मूला होता है डेल्टा बाय एस। डेल्टा रिप्रेजेंट्स द एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो आसानी से निकाला जा सकता है, हाफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट, और s होता है यहाँ पे सम ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल का हाफ, सेमी पैरामीटर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन a + b + c/2। अब ये साइड पता है, ये साइड पता है, आप ये साइड निकाल लीजिएगा, उसका सम डिवाइड बाय 2 कर लीजिएगा। वैसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, दोनों तरह से r की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। दीज बोथ फॉर्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो डायग्राम है आप ध्यान रखेंगे, इससे रिलेटेड इन सर्कल की रेडियस या इन सर्कल के सेंटर से रिलेटेड क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आपको काफी दिखेंगे। ये मैंने सर्कल की बात कर रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन स्ट्रेट लाइंस में भी मैंने डिस्कस किए हैं, तो वहां पे भी दिखेंगे। तो 7-8 बार आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिख जाएंगे वहां पे। सो दिस बिकम्स ए वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, सर्कल कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ किसी न किसी तरह से रिलेटेड है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट अब सर्कल में बात करेंगे तो सर्कल इन डायमेट्रिकल फॉर्म। डायमेट्रिकल फॉर्म में अभी मैंने आपको इक्वेशन बताई, एंड पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 है, तो इक्वेशन लिखते हैं x - x1 x - x2 का प्रोडक्ट प्लस y - y1 y - y2 के प्रोडक्ट का इक्वल टू 0। तो ये हमें दिख रही है क्वाड्रेटिक इन x, ये क्वाड्रेटिक इन y। तो डायमेट्रिकल फॉर्म ऑफ सर्कल को हम बोलते हैं दो क्वाड्रेटिक का सम है। पहली क्वाड्रेटिक की रूट x1 x2 है, दूसरी क्वाड्रेटिक की रूट y1 y2 है, जिसमें x1 y1 x2 y2 क्या है, एंड पॉइंट्स है, ये आपको पता लग गया। और इस जो इक्वेशन है उसमें कोफिशिएंट ऑफ x² इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ y² होना चाहिए। ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि देखिए क्वेश्चन देखते हैं 2019 का। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है एब्सिस ऑफ 2 पॉइंट्स a and b on a circle are roots of this equation, ordinates of a and b are the roots of this equation। तो इसके रूट्स अगर x1 x2 हैं, इसके रूट्स y1 y2 हैं, तो हमें बोला है AB डायमीटर ऑफ सर्कल है, तो रेडियस ऑफ सर्कल बताओ। तो हम डायरेक्ट इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं हमें पता है। अगर आपको एक क्वाड्रेटिक पता लग जाए जिसके जो रूट्स हैं एंड पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट हैं, और दूसरी क्वाड्रेटिक जिसके जो रूट्स हैं एंड पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट हैं, डायमीटर के एंड पॉइंट्स, तो सर्कल की इक्वेशन आप डायरेक्ट लिख सकते हैं दोनों को ऐड करके इक्वेशन को। यही यहाँ पे इक्वेशन लिखी हुई, इसको मैं ऐसे भी ध्यान रखता हूँ। दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल, सिंपली ऐड करेंगे। बस ऐड करते वक्त ये ध्यान रखना है कोफिशिएंट ऑफ x² इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ y²।
फिर ये पता लग गया तो रेडियस आप आसानी से निकाल सकते हैं। इस एक हो गया ये कॉन्सेप्ट सर्कल की डायमेट्रिकल फॉर्म में इक्वेशन। एक और कॉन्सेप्ट होता है इसी से रिलेटेड, उस पे भी क्वेश्चन आया 2015 में। इस टाइप का क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि वापस नहीं आया, बट आ सकता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है 2015 2014 में इस टाइप का क्वेश्चन। तो इसमें लिखा हुआ है कि ये लाइन है इस सर्कल के लिए कॉर्ड, तो हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल बतानी विद दिस कॉर्ड एज डायमीटर। जो मैं आपको बताऊंगा जनरल मेथड, और भी तरीके से सॉल्व किया जा सकता है क्वेश्चन को। वो मैं जनरल मेथड इसलिए बता रहा हूं कि यहाँ पे सर्कल भी हो सकता है, यहाँ पे सर्कल की जगह पैराबोला भी हो सकता है, यहाँ पे इलिप्स भी हो सकता है, यहाँ हाइपरबोला, कोई सा भी कर्व हो सकता है। कि अगर एक लाइन इस कर्व को 2 पॉइंट पे कट करती है, तो वो जो 2 पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को लेते हुए इस डायमीटर सर्कल की इक्वेशन बताइए क्या होगी। ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो ये कर्व यहाँ कुछ भी हो सकता है, तो उसको अब हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जनरल मेथड इसका जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज करके डायमेट्रिकल फॉर्म। तो अभी हमने सीखा जहां पे भी इस कर्व को कट करेगा उस पॉइंट्स के अगर कोऑर्डिनेट ए और बी लिखता हूं, तो अगर मैं यहाँ पे इस लाइन को इस कर्व के साथ सॉल्व करके एक क्वाड्रेटिक एक्स में बना लूं, मतलब एक्स में एक इक्वेशन बनाऊं, x1 और x2 जिसके क्या है रूट्स है। अगर मैं ये यहाँ पे एक इक्वेशन बना लेता हूं, तो मैंने x में क्वाड्रेटिक बना दी, ये हो गई यहाँ पे ये वाली क्वाड्रेटिक। अब मैं इस इक्वेशन को इस कर्व के साथ सॉल्व करूंगा, y में क्वाड्रेटिक बना लूंगा, तो x की वैल्यू -5/3 पुट कर दूंगा यहाँ पे, तो ये इक्वेशन बनेगी। तो ये बन गई y में क्वाड्रेटिक, इसके रूट्स हो गए y1 और y2। अब मुझे पता है जो सर्कल की इक्वेशन होगी जिसके रूट्स, जिसके एंड पॉइंट्स होंगे डायमीटर के x1 y1 x2 y2, आपको सिंपली ये दोनों क्वाड्रेटिक ऐड करनी है। लेकिन ऐड करते वक्त ये ध्यान रखना है कोफिशिएंट ऑफ x2 y2 सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे x2 का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे y2 का 10 है, तो इसको आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे और इसके साथ ऐड करोगे, तभी यहाँ पे बनेगी वो इक्वेशन आपकी सर्कल की। सेम कोफिशिएंट ऑफ x2 y2 होना चाहिए, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। आप ऐड करके चेक कर सकते हैं। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं इक्वेशन, फिर इक्वेशन आगे आप उससे ऑप्शन मैच करा सकते हैं। तो ये वही कॉन्सेप्ट है, अभी मैंने डायमेट्रिकल फॉर्म का यूज किया। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिस पे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। इसके अलावा डायमेट्रिकल के एंड पॉइंट दिए हुए, तो आप इक्वेशन इस तरह से लिख सकते हैं, आपको आइडिया होगा ही। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, जिसमें हमने सर्कल की, एक सिंगल सर्कल की इक्वेशन से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको डेफिनेटली ध्यान रखने चाहिए, वो हमने कवर किया। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं एक पॉइंट और सर्कल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट जिसपे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाए गए हैं, और वो क्वेश्चंस भी थोड़े बहुत हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो पॉइंट है और एक सर्कल है, उसके लिए सबसे पहला होता है कंडीशन क्या होती है। सर्कल पॉइंट दिया हुआ है, तो पॉइंट सर्कल के अंदर हो सकता है, तो कंडीशन होती है कि पॉइंट को सर्कल की इक्वेशन में सेटिस्फाई करेंगे और वो वैल्यू लेस देन 0 होनी चाहिए। इसको ऐसे भी लिखा जाता है कि सर्कल की इक्वेशन को अगर मैं लिख लेता हूं s, तो ये जो लिखा हुआ है कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं s1 इज लेस देन 0। इसका s1 का मतलब होता है सर्कल की इक्वेशन में पॉइंट सेटिस्फाई कराया x1 y1, तो दैट विल बिकम s1। अब यहाँ पे पॉइंट जो है सर्कल के ऊपर भी हो सकता है, तो हम क्या बोलेंगे, ये जो s1 होगा इक्वल टू 0, क्योंकि उसको सेटिस्फाई करेगा। तीसरी कंडीशन होती है पॉइंट सर्कल के बाहर होता है, तो ये जो पॉइंट है सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, बट दिस विल बी पॉजिटिव। लेस देन 0 इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन होती है s1 के ऊपर। अब अगर आपको ये कंडीशन ऐसे नहीं अप्लाई करनी, तो आप ये बोल सकते हैं कि वो जो पॉइंट है, और आप क्या करिए, सर्कल का सेंटर फाइंड कर लीजिए और उसके बीच का डिस्टेंस निकालिए। तो यहाँ पे जो C रिप्रेजेंट करता है सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल और पॉइंट P के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। अगर वो पॉइंट सर्कल के अंदर है तो उनके बीच का डिस्टेंस क्या आएगा, रेडियस से कम आएगा, तो आप ऐसे भी कंडीशन लगा सकते हैं। सर्कल पे है तो इक्वल टू रेडियस आएगा, सर्कल के बाहर है तो ग्रेटर देन रेडियस आएगा। ऐसे भी कंडीशन अप्लाई करी जा सकती है। दिस इज पॉइंट एंड सर्कल से रिलेटेड कंडीशन। अब हम यहाँ पे देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो सिंपल क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड, जैसे लिखा हुआ है, देखिए 2021 का क्वेश्चन। ये सर्कल है, नाइदर इंटरसेक्ट नॉट टचेस कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो देखिए इस तरह से मैं आपको जो बता रहा था कोऑर्डिनेट एक्सिस, ऐसे पार्ट ऑफ क्वेश्चन आता है। फिर लिखा हुआ है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन लाइज इनसाइड द सर्कल, पॉइंट सर्कल के अंदर भी है। तो इन जनरली जो ये पॉइंट से रिलेटेड कंडीशन होती है, सर्कल के अंदर है या बाहर है, तो ये कंबाइन होती है किसी दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ। तो यहाँ पे ये जो सर्कल है, इसके लिए पहले हम निकालेंगे दैट इज सेंटर और रेडियस। वो हम यहाँ पे क्यों निकालेंगे, सेंटर निकालना जरूरी है, क्यों, क्योंकि उसके लिए हम कंडीशन जब लगाएंगे नाइदर इंटरसेक्ट नॉट टचेस कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करूंगा, x2 y2 का कोएफिशिएंट 1 बनाऊंगा। तो यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ, ये वाली वैल्यू हो जाएगी 2g, ये वाली वैल्यू हो जाएगी 2f, और ये हमारा यहाँ पे है कांस्टेंट ऑफ सर्कल। तो अब हम यहाँ पे बोलेंगे नाइदर इंटरसेक्ट
एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो नो एक्स इंटरसेप्ट और नो वाई इंटरसेप्ट, और इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आप निकाल सकते हैं 2, -1, वो सर्कल के अंदर लाई करेगा, हम ये कंडीशन लगाएंगे। तो x इंटरसेप्ट नहीं है तो मतलब g² लेस देन c, y इंटरसेप्ट नहीं है मतलब f² लेस देन c, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। g की वैल्यू आप निकाल लीजिए, यहां से -3/2 आएगी, f की वैल्यू इसकी हाफ आएगी 5/3, और यहाँ पे ये अंदर लाई करता है तो सर्कल की इक्वेशन में यहाँ सेटिस्फाई करो या यहाँ सेटिस्फाई करो, दैट इज लेस देन 0। तो अब आपकी ये जो तीन इक्वेशंस आ जाएंगी 1, 2 और 3, या तीन इनइक्वालिटी आ जाएंगी, इनका अगर आप इंटरसेक्शन ले लेंगे तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा जो यहाँ से मैच कर जाएगा। तो ऐसे सिंपल सा क्वेश्चन बनाया जाता है पॉइंट का सर्कल से रिलेटेड। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट का सर्कल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए सर्कल। मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम एनी कर्व मैंने आपको बताया है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का जो मैंने रिवीजन आपको करवाया था PYQ के हिसाब से, तो मैंने आपको बताया था इट लाइज अलोंग द कॉमन नॉर्मल। तो यहाँ पे भी यही कंडीशन होती है। तो सर्कल के केस में अगर हम बात करेंगे तो दो केस हो सकते हैं, पॉइंट सर्कल के अंदर है तो जैसे पॉइंट P है। अब नॉर्मल ऑफ द सर्कल से रिलेटेड बाद में भी कंडीशन बताऊंगा, लेकिन आपको बताना चाहिए नॉर्मल जो लाइन होती है वो हमेशा सर्कल के सेंटर से पास करती है। तो अगर मैं इस पॉइंट P का सर्कल से मैक्सिमम डिस्टेंस बोल रहा हूं या मिनिमम डिस्टेंस बोल रहा हूं, तो मैं एक ऐसी लाइन बनाऊंगा जो सेंटर ऑफ सर्कल से पास करेगी और इस पॉइंट से भी पास करेगी, क्योंकि इट लाइज अलोंग द कॉमन नॉर्मल। इसका मतलब मैंने आपको बताया था AOD में कि एक ऐसी लाइन जो नॉर्मल है कर्व के और वो उस पॉइंट से भी पास करेगी, तो वो यही लाइन हो सकती है। तो इसके हिसाब से अगर हम बोलेंगे मैक्सिमम डिस्टेंस, तो हमें दिख रहा है दिस विल बी द मिनिमम डिस्टेंस, जो हमें यहाँ पे दिख रहा है सर्कल के ऊपर के पॉइंट से, और हमें दिख रहा है यहाँ पे पॉइंट B से जो होगा दैट विल बी द मैक्सिमम डिस्टेंस। ये हम डिफाइन कर सकते हैं। तो मैक्सिमम डिस्टेंस डिफाइन कैसे किया जाता है, जो पॉइंट P हमें पता है, सर्कल की इक्वेशन से सेंटर पता है, तो PC आप डिफाइन कर सकते हैं, और उसमें अगर आप ये रेडियस ऐड कर देंगे तो मैक्सिमम डिस्टेंस आएगा, और रेडियस में से अगर PC सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मिनिमम डिस्टेंस आएगा। ऐसे डिफाइन किया जाता है सर्कल के अगर अंदर है पॉइंट। अगर सर्कल के बाहर है पॉइंट तो हम कैसे बोल सकते हैं डिस्टेंस, तो भी हम सेंटर से पास होने वाली लाइन बनाएंगे, वो पॉइंट P से पास करेगी, तो भी आप PC डिफाइन कर सकते हैं। तो PC में अगर आप R सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका आएगा मिनिमम डिस्टेंस, और PC में अगर R ऐड कर देंगे तो आ जाएगा मैक्सिमम डिस्टेंस। ऐसे डिफाइन किया जाता है। तो अगर आपको सर्कल की इक्वेशन पता है, मतलब सेंटर ऑफ सर्कल पता है, रेडियस पता है, और अगर आपको पॉइंट पता है, तो सबसे पहले आपको यही फाइंड करना चाहिए कि पॉइंट सर्कल के अंदर है या बाहर है। अगर ऐसा कुछ है तो तभी आप क्या करेंगे, यहाँ पे फाइंड कर पाएंगे इस तरह की कंडीशन। इन जनरली क्या होता है, मैक्सिमम डिस्टेंस किसी भी पॉइंट का सर्कल से क्या होता है, उस पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस निकालते हैं और उसमें रेडियस करते हैं। और अगर मैं मिनिमम डिस्टेंस की बात करता हूं तो मिनिमम डिस्टेंस होता है मॉड ऑफ PC माइनस R। इसका मैग्नीट्यूड होता है, ये R माइनस PC भी हो सकता है, PC माइनस R भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि पॉइंट सर्कल के अंदर है या पॉइंट सर्कल के बाहर है। ये सिंपल सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। अब देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन 2021 का। तो ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं डिफरेंट तरह से। जैसे यहाँ पे देखिए, इसमें क्वेश्चन में पॉइंट लिया हुआ थोड़ा डिफरेंट तरह से क्वेश्चन बनाया गया है। लिखा हुआ है R1 R2 रेडियस है लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट सर्कल की रेस्पेक्टिवली व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट -4, 1 एंड हैविंग देयर सेंटर ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे ये जो सर्कल है ये मैंने यहाँ पे बना लिया। अब एक ऐसे सर्कल की बात हो रही है जो इस पॉइंट से पास करता है, तो ये उसकी सर्कमफरेंस पे है, लेकिन उसका जो सेंटर है सर्कमफरेंस पे है इसकी सर्कल। तो एक ऐसा सर्कल है जिसके यहाँ पे अगर हम बात करेंगे इस पॉइंट से पास करता है, लेकिन उसका जो यहाँ पे सेंटर है वो इसकी सर्कमफरेंस पे। तो हम बहुत सारे सर्कल बना सकते हैं। जैसे मैंने एक पॉइंट यहाँ ले लिया, यहाँ पे अगर ये उसका सेंटर है तो ये उसकी सर्कमफरेंस पे, तो ये वन ऑफ द सर्कल विल बी दिस। मैंने एक सिंपल डायग्राम लिया, कोई भी सर्कल बना सकते हैं। अगर पॉइंट यहाँ लेंगे ये उसकी रेडियस हो जाएगी, फिर आप ऐसे बड़ा सर्कल बना सकते हो, तो ऐसे बहुत सारे सर्कल बनेंगे। इसमें यहाँ पे हमें बताना है कि जो ऐसे सर्कल जिसके लिए रेडियस सबसे बड़ी होगी और सबसे छोटी होगी, वो यहाँ पे अगर R1 और R2 है और उसका रेशियो हम निकालना है, इसे इक्वेट करके A और B की वैल्यू निकालना। तो इसका मतलब देखिए यहाँ पे क्या है, अगर मैं बात करता हूँ इस पे बहुत सारे पॉइंट होंगे, तो सर्कल की रेडियस सबसे बड़ी कब होगी या सबसे छोटी कब होगी? सबसे छोटी तब होगी जिसके लिए AP जो होगा मिनिमम होगा, क्योंकि ये पॉइंट तो फिक्स है। सेंटर अगर हम चेंज करेंगे तो AP का डिस्टेंस चेंज होगा। तो जिसके केस में ये जो पॉइंट का डिस्टेंस A से, मतलब पॉइंट का डिस्टेंस सर्कल से मिनिमम होगा, तभी स्मॉलेस्ट यहाँ पे रेडियस का सर्कल बनेगा।
और जो लार्जेस्ट होगा वो कहां पे होगा, जिसके लिए पॉइंट का सर्कल से डिस्टेंस मैक्सिमम होगा, क्योंकि वही उसकी रेडियस हो जाएगी। तो यहाँ पे हम वो बोल सकते हैं। और हमें पता है स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट किसकी लाई करता है, अलोंग द कॉमन नॉर्मल, ये मैंने बताया था। तो हम एक ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे जो सेंटर से पास करेगी और इस पॉइंट पी से भी पास करनी चाहिए। तो उसके लिए जब पी ए मिनिमम होगा तब वो छोटा सर्कल बनेगा, और पीपी जो होगा वो मैक्सिमम होगा, उसके लिए लार्जेस्ट सर्कल बनेगा। तो वही डायग्राम है, वही क्वेश्चन है, अलग तरीके से पूछा गया है, थोड़ा सा इनोवेटिव वे है। तो आपको यही करना है, इस पॉइंट का सर्कल से मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस निकालना है। ये पॉइंट सर्कल के बाहर है। तो इस वाले क्वेश्चन में आपको चेक करना जरूरी था कि पॉइंट सर्कल के अंदर है या बाहर है, तभी आप सही वैल्यू निकाल पाएंगे, नहीं तो प्लस माइनस साइन की गड़बड़ हो जाएगी और कोई दिक्कत नहीं। और चेक करना इजी है, पॉइंट सर्कल में सेटिस्फाई कराएंगे, वो लेस देन 0 आएगा तो अंदर है, नहीं तो बाहर है। अब आपको क्या करना है, सिंपली मिनिमम डिस्टेंस और मैक्सिमम डिस्टेंस निकालने, तो रेडियस हम निकाल लेंगे 3, आप निकाल सकते हैं कैलकुलेट करके, सेंटर आ जाएगा -1, -2। फिर आप पीसी निकाल लेंगे, हमको पता है पीसी में आर ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं, वैसे ही मिलेगा। पीसी अगर आप निकालेंगे 3√2 आएगा, और यहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस पीए हो जाएगा 3√2 - 3, मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाएगा 3√2 + 3, वही उसकी रेडियस हो जाएगी लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट सर्कल की। फिर आप उसका रेडियस रेशियो निकाल के इसे इक्वेट कर दीजिए, और भी आ जाएगा। बेसिकली कंपेयर करना है, रेशियो लेंगे तो आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा, आगे की कैलकुलेशन का पार्ट। तो ये हो गया पॉइंट का सर्कल से मैक्सिमम डिस्टेंस। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बनाए जा सकते हैं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और छोटा सा कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट ऑफ पॉइंट ऑफ सर्कल का कॉन्सेप्ट होता है पावर ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। तो उसको डिफाइन ऐसे किया जाता है कि अगर पॉइंट सर्कल के बाहर है या पॉइंट सर्कल के अंदर है। अगर पॉइंट सर्कल के बाहर है तो हम ये बोलते हैं कि अगर हमने वहां से एक लाइन ड्रॉ करी, सर्कल को 2 पॉइंट पे कट कर रही है और बी पे, तो पी ए मल्टीप्लाइड बाय पी बी जो होता है वो होता है पी टी स्क्वायर। अगर यहां से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ये इसके बराबर होता है। डायरेक्ट पावर ऑफ ए पॉइंट का भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है, इसमें अगर लेंथ और सीकेंट या फिर इस तरह से कॉर्ड की बात हो रही होती है, तब हम इसे उसको समझते हैं। ये होता है पावर ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। सेम तरह से एक और पावर ऑफ पॉइंट को डिफाइन किया जाता है, अगर आपने बाहर से 2 ऐसी लाइन ड्रॉ करी जो सर्कल को ए बी और सी डी पे कट कर रही है, तो आप ये बोलते हैं पी ए मल्टीप्लाइड बाय पी बी इक्वल टू पी सी मल्टीप्लाइड बाय पी डी, ऐसे डिफाइन किया जाता है। और पी टी जो होती है लेंथ ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल, अभी मैंने आपको बताया था पॉइंट को सर्कल में सेटिस्फाई करते हैं, लेस देन 0, ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0, वो होता है पॉइंट सर्कल के अंदर या बाहर या ऊपर है। लेंथ ऑफ टेंजेंट पीटी का फॉर्मूला होता है, जो हमने S1 कैलकुलेट किया था उसका रूट ले लेंगे तो लेंथ ऑफ टेंजेंट होता है, ये फॉर्मूला होता है, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। ऐसे पावर ऑफ पॉइंट डिफाइंड होता है। तो देखिए इसका क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे यहाँ पे देखिए एक डायग्राम दिया हुआ है, ये डायग्राम क्वेश्चन में दिया हुआ था, वो ये लिखा हुआ था 1 यूनिट, तो ये 1 यूनिट है। OB 13 लिखा हुआ था, PQ इज परपेंडिकुलर टू OB लिखा हुआ था, यहाँ पे देखिए ये इसके परपेंडिकुलर दिया हुआ था, OB 13 था। तो यहाँ पे हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB बताना था, PQB। एरिया ऑफ ट्रायंगल मुझे दिख रहा है, अगर यहाँ 90 डिग्री दिखा हुआ तो ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा हाइट हो गया। तो सबसे पहले ये लेंथ निकाल लेंगे, 12 आएगी, 13 - 1। अब हमें यहाँ पे कैसे भी करके ये लेंथ निकालनी है। तो अब आप यहाँ नोटिस करिए, जो सर्कल अगर सेंटर पे टच कर रहा है तो यहाँ से 90 डिग्री होगा, तो यही पे इसका सेंटर ऑफ सर्कल होगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था टेंजेंट है, ड्रॉ करेंगे 90 डिग्री, सेंटर से पास करेगा, तो ये हमें पता है। और इस सर्कल के लिए हमें दिख रही है ये कॉर्ड, तो कॉर्ड को क्या करेगा, यहां से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो इक्वली बाइसेक्ट करेगा। तो अगर इसकी लेंथ क्या है तो इसकी लेंथ क्या है, तो मुझे पता है इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो हाफ बेस हो गया 2k, हाइट होगी 12, तो मुझे k की वैल्यू निकालनी। तो ये वाला कॉन्सेप्ट तो अभी तक हमने जो डिस्कस किया उससे हमें क्लियर है। कॉर्ड का कॉन्सेप्ट परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे बाइसेक्ट, टेंजेंट का कॉन्सेप्ट टेंजेंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, सेंटर से पास करेगा। अब हमने कैसे सोचा यहाँ पे पावर ऑफ पॉइंट का कॉन्सेप्ट, तो अब हमें पता है कि अंदर एक पॉइंट है, ध्यान रखिए, जैसे मैंने PC × PD = PA × PB लिखा है, तो सेम ही चीज आप अंदर एक पॉइंट से भी कर सकते हैं कि अगर मैं इसको इससे ज्वाइन किया, इसको इससे ज्वाइन, इसको इससे ज्वाइन, इसको इससे ज्वाइन, तो आप ऐसे बोल सकते हैं PA मल्टीप्लाइड बाय PB = PC मल्टीप्लाइड बाय PD। तो ये है यहाँ पे, तो हम पावर ऑफ पॉइंट A के रेस्पेक्ट में लगाएंगे, तो AP मल्टीप्लाइड बाय A = AB मल्टीप्लाइड बाय AK, तो ऐसे आप लगा सकते हैं। तो इससे आपकी यहाँ पे कंडीशन आएगी 1 मल्टीप्लाइड बाय 12 = K मल्टीप्लाइड बाय K, तो उससे K की वैल्यू आ जाएगी, K आ जाएगा तो आप एरिया निकाल सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन लगाई जाती है पावर ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। अगर आपको किसी भी सर्कल की इक्वेशन में ऐसा दिखता है टेंजेंट और 2 कॉर्ड या एक कॉर्ड टेंजेंट कॉर्ड के साथ कंबाइन, 2 कॉर्ड कंबाइंड है इस तरह से, तो आप पावर ऑफ पॉइंट के बारे में हमेशा सोच सकते हैं। तो क्योंकि क्वेश्चंस दिखने में ट्रिकी होते हैं, 3-4 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं, इसमें मोस्टली कोऑर्डिनेट एक्सिस का यूज किया जाता है। एक तो ये वाला डायग्राम होता है, एक ये वाला डायग्राम होता है, जिसपे भी क्वेश्चन आते हैं कि इस तरह से वो सर्कल बना लेता है, जो मैंने डायग्राम आपके साथ पहले डिस्कस किया था।
तो उसमें ये क्या होता है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पावर ऑफ पॉइंट लिख सकते हैं। अगर ये ए लिख लेता हूँ, ये बी लिख लेता हूँ और ये सी लिख लेता हूँ, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ओ ए मल्टीप्लाइड बाय ओ बी इक्वल टू ओ सी स्क्वायर, दिस वन ए मल्टीप्लाइड बाय पी बी इक्वल टू पी टी स्क्वायर। ये हो गई और ये है टेंजेंट। ऐसे भी कंडीशन लगाई जा सकती है। तो वो जो मैंने आपको डायग्राम बताया था उसमें आप ये कंडीशन अप्लाई करके भी कैलकुलेशंस कर सकते हैं, ये भी हम ध्यान रखेंगे। दिस इज पावर ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ए सर्कल। अब हम डिस्कस करते हैं थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो इज अबाउट ए लाइन एंड ए सर्कल से रिलेटेड किस टाइप से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं और क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो रिपीट होते हैं जो आपको डेफिनेटली ध्यान रखने चाहिए। तो पहली चीज हम यहाँ देखेंगे टेंजेंट, नॉर्मल और कॉर्ड की कंडीशन से रिलेटेड क्वेश्चन। तो अराउंड 15-16 क्वेश्चन डायरेक्टली इसी कंडीशन पे बेस्ड होते हैं, या तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, या इस तरह से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं टेंजेंट की कंडीशन क्या होती है। अगर सर्कल को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, तो आप उसको उसके से इसका सेंटर निकाल लेंगे और रेडियस निकाल लेंगे। तो ध्यान रखिए कभी भी कोई भी लाइन सर्कल को टच करती है y इक्वल टू mx प्लस c, तो कंडीशन लगाते हैं उसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल दैट विल बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो यही कंडीशन हमेशा अप्लाई करनी होती है आपको हर सर्कल के लिए। तो जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आपको टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, उसमें ये कंडीशन लगाएंगे। कई बार क्या होगा, टेंजेंट की इक्वेशन से रिलेटेड कुछ दिया हुआ होगा, हो सकता है सेंटर आपको नहीं दिया होगा, तो उसमें आप कंडीशन ये भी लगा सकते हैं कि यहाँ पे अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमें दिया हुआ है किसी भी तरह से, तो इसका जो स्लोप होगा सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का और इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा उसका प्रोडक्ट -1। कई बार क्वेश्चन में वैसे भी कंडीशन यूज में आती है। तो ये हो गई लाइन अगर टेंजेंट है। दूसरी तरह की लाइन होती है जब लाइन कॉर्ड होती है। तीसरे तरह की लाइन होती है जब लाइन बाहर की तरफ होती है, ना तो टेंजेंट होती है ना कॉर्ड होती है। तो इस तरह की लाइंस पॉसिबल हैं। ये लाइन सर्कल को कभी कट नहीं करेगी, ये टच करेगी और ये 2 पॉइंट पे कट करेगी। इसके अलावा एक और लाइन होती है जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल टू द सर्कल। तो नॉर्मल एक ऐसी लाइन होती है जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। तो हमें दिख रही है यहाँ पे, अगर मैं इसको एक्सटेंड करूंगा, सो दिस इज द नॉर्मल टू द सर्कल जहाँ पे हमने टेंजेंट ड्रॉ करी। तो आपको हमेशा दिखेगा नॉर्मल टू द सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल। किसी भी क्वेश्चन ऑफ सर्कल में नॉर्मल की इक्वेशन दी हुई है या निकालनी है तो आपको ये यूज करना ही है कि वो लाइन टेंजेंट के परपेंडिकुलर है, सेंटर ऑफ सर्कल से पास करती है। इसके अलावा अगर कभी आपको लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि वो कॉर्ड को रिप्रेजेंट करती है और इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप कंडीशन लगाएंगे डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इज लेस देन रेडियस। इस तरह का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2020 में। सिंपल क्वेश्चन था इनइक्वालिटी का, आर में कंडीशन निकालनी थी, फिर आर की बतानी थी कितनी इंटीग्रल वैल्यूज है। तो वैसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, सिंपल क्वेश्चंस है जो बेस्ड होते हैं। और नॉर्मल कभी भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो कंडीशन लगानी है पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है। पीवाईक्यू क्वेश्चंस जब आप रिवाइज करेंगे, खुद से सॉल्व करेंगे, तो आपको दिखेगा दिस विल हेल्प यू अ लॉट मोर। अब ये कंडीशन ध्यान रखने के अलावा सर्कल के लिए आपको टेंजेंट की इक्वेशन लिखी हुई आनी चाहिए। अगर पॉइंट आपको सर्कल पे दिया हुआ है x1 y1, तो हम इक्वेशन कैसे लिखते हैं, x स्क्वायर को x(x1), y स्क्वायर की जगह y(y1), x की जगह x प्लस x1/2 और y की जगह y प्लस y1/2 यहाँ पुट कर देते हैं इक्वेशन में और उसको इक्वल टू 0 कर देते हैं, तो टेंजेंट की इक्वेशन आ जाती है। और इसी में एक सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन होता है, जिसकी इक्वेशन हम x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर लिखते हैं, ये काफी कॉमन है। इसकी इक्वेशन में x(x1) प्लस y(y1) इक्वल टू आर स्क्वायर लिख सकते हैं, x स्क्वायर की जगह x(x1), y स्क्वायर की जगह y(y1). लेकिन ये वाला जो सर्कल है इसके लिए पैरामेट्रिक फॉर्म भी ध्यान रखिए, क्योंकि लोकस के बेस्ड जो भी क्वेश्चंस आएंगे इस सर्कल से रिलेटेड, आप उसमें पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ टेंजेंट जनरली यूज करना प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पे हमें पता है, इस पे एक पॉइंट लिखते हैं r cos थीटा r sin थीटा। तो यहाँ पे हमारा जो सर्कल की इक्वेशन आती है x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू r। ये इक्वेशन काफी यूज आ सकती है अगर लोकस बेस्ड क्वेश्चन सर्कल में टेंजेंट से रिलेटेड कभी भी बनाया जाता है, तो इस सर्कल के लिए हम यही वाली इक्वेशन यूज करते हैं टेंजेंट के। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको यूज करते हुए दिखेगी। तो गई सर्कल की इक्वेशन अगर हमें इस पे पॉइंट पता है, या पैरामेट्रिक फॉर्म में सर्कल के लिए टेंजेंट की इक्वेशन अगर हम लिख लें। स्लोप फॉर्म में मैं आपको बता चुका हूं, y इक्वल टू mx प्लस c की कंडीशन कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इक्वल टू रेडियस करेंगे। तो अगर आपको x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर के लिए स्लोप फॉर्म में इक्वेशन लिखनी है, तो c की वैल्यू प्लस माइनस r अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर आएगी अगर आप डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इक्वल टू रेडियस करेंगे। तो आप ऐसे इक्वेशन लिख सकते हैं। इसी तरह से एक जनरल सर्कल जो होता है x माइनस एच का स्क्वायर वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर के लिए अगर लिखना है, अगर आप उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर लेंगे तो उसके लिए आप सेम इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं, सिंपली x की जगह x माइनस एच, वाई की जगह y माइनस के पुट करना है, बाकी आप ये कंडीशन लिख सकते हैं। ऐसे आप इक्वेशन डायरेक्ट लिख सकते हैं स्लोप फॉर्म में। तो कई बार ये इस तरह से भी इक्वेशन काम में आ जाती है।
तो ये हो गई सर्कल की टेंजेंट नॉर्मल की इक्वेशन, उससे कॉर्ड और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट। लेंथ के बारे में बताऊंगा किस तरह से क्वेश्चन आता है, और इससे ये काफी सिंपल से कॉन्सेप्ट है, लेकिन इस पे काफी क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखिए एक क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे, इसमें लिखा हुआ है ये लाइन टेंजेंट टू द सर्कल एट द पॉइंट। तो क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ेंगे, पॉइंट ऑन द सर्कल दिया हुआ है 2,5 और उस पर ये टेंजेंट है। तो ये कंडीशन यही बोलती है कि ये पॉइंट सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, एक तो हम ये बोल सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया जब भी लाइन टेंजेंट टू सर्कल है तो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू दैट पॉइंट इक्वल टू रेडियस, ये आपको हमेशा करना ही होता है। फिर लिखा हुआ है सेंटर ऑफ सर्कल लाइज ऑन द लाइन, ये जो पॉइंट है इसका सेंटर इसी लाइन पे लाई करता है, एक ये कंडीशन दी हुई। अब हमें दिख रहा है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इक्वल टू रेडियस, तो हमें करना चाहिए यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर, तो हमें ड्रॉ करना ही है, ये हमें पता है। दूसरा मैंने आपको बताया था कि ये जो लाइन है इसका स्लोप और इसका स्लोप क्या होगा, प्रोडक्ट -1। ये दोनों कंडीशन आप जनरली अप्लाई कर सकते हैं। तो हम ऐसे ही करेंगे सॉल्व। अगर हमें सेंटर निकालना है या रेडियस भी निकालना है, क्योंकि रेडियस कैसे निकलेगा, सेंटर से, तो हम सेंटर के कोऑर्डिनेट अगर h, k मान लेंगे तो h, k आप आसानी से निकाल सकते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल के। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे निकाल सकते हैं, टेंजेंट की इक्वेशन पता है, पॉइंट पता है, तो नॉर्मल के ऊपर आपको पॉइंट तो पता ही है, सिर्फ स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए। टेंजेंट का स्लोप 2 है, नॉर्मल का -½ हो जाएगा, तो इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं y - 5 अपॉन x - 2 इक्वल टू -½ तो यहाँ पे इसकी इक्वेशन मिल गई। इसकी इक्वेशन आपको पता है, इंटरसेक्शन पॉइंट आप निकाल लेंगे तो सेंटर आ जाएगा। एक बार सेंटर आ जाएगा तो रेडियस आ जाएगा। तो दिखने में क्वेश्चन कैसा भी लगे बट कॉन्सेप्ट वही है। यहाँ से परपेंडिकुलर है इसका स्लोप, प्रोडक्ट -1 कर सकते हैं, तो आप इसको h, k मान के प्रोडक्ट ऑफ स्लोप -1 कर लेते, और h, k इस लाइन पे लाई कर रहा है, ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। या फिर इस लाइन की इक्वेशन निकाल लो, इसके साथ इंटरसेक्शन पॉइंट, ऐसे भी कर सकते हैं। दोनों तरीके सही, बट कॉन्सेप्ट सिमिलर है, सेम तरह से कॉन्सेप्ट अप्लाई किया जाता है। एक और क्वेश्चन देखते हैं 2020 का। इसमें लिखा हुआ है इस सर्कल के लिए टेंजेंट ड्रॉ करनी है 1/√2 1/√2। अब ये देखिए स्टैंडर्ड सर्कल है, सेंटर 0,0, तो इसके लिए टेंजेंट लिखेंगे तो x मल्टीप्लाइड बाय 1/√2 y मल्टीप्लाइड बाय 1/√2 इक्वल टू 1, यही आएगा। और ये जो लाइन है ये इस सर्कल के लिए भी टेंजेंट है, तो हमें यहाँ पे a और b की वैल्यूज बतानी है क्या हो सकती है। तो इसके लिए अगर हम टेंजेंट लिखेंगे तो आएगी x + y = √2, पॉइंट फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन लिख ली। अब इसके लिए कंडीशन लगानी है कि ये इस सर्कल के लिए भी टेंजेंट है, तो इस लाइन का डिस्टेंस इसके सेंटर ऑफ सर्कल से रेडियस के बराबर करना है, तो आप वो कर देंगे। तो a, b इसका सेंटर है, इससे डिस्टेंस लिखेंगे, उसको इक्वल टू रेडियस कर देंगे, तो a + b - √2 इक्वल टू √2 आ जाएगी ये इक्वेशन। फिर जो भी आपको ऑप्शंस में दिए हुए हैं उसमें आपको चेक करना है कि a + b - √2 का मॉड √2 आ रहा है नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो वो पॉइंट हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। सिंपली ये कंडीशन से आपका आंसर फिर मैच कर जाएगा। तो बेसिक कंडीशन ही अप्लाई करनी आनी चाहिए। इस तरह के ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे 12 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन आपको एग्जाम। अब नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ लेंथ ऑफ कॉर्ड। लेंथ ऑफ कॉर्ड में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ जो सर्कल होता है, मैंने 90 डिग्री का ट्रायंगल बना के आपको बताया था। उसमें भी क्वेश्चंस कॉर्ड की लेंथ से रिलेटेड हो सकते हैं, लेकिन अलग से क्वेश्चन में जैसे यहाँ लिखा हुआ है लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ द सर्कल, तो ऐसे वाले क्वेश्चन में कॉर्ड की लेंथ दी हुई होगी, या ऐसे लिखा होगा एक लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पे कट कर रही है, उसके बीच का डिस्टेंस लिखा हुआ है, सबका एक ही मतलब होता है। तो उसमें भी वो ट्रायंगल बनेगा 90 डिग्री वाला, हमेशा बिना उसके सॉल्व नहीं होगा, ये आप अपने दिमाग में डाल लीजिए। कभी भी कॉर्ड की लेंथ बनानी है, लेंथ निकालनी है, लेंथ दी हुई है, तो पाइथागोरस थ्योरम से वो 90 डिग्री का ट्रायंगल आपको बनाना ही पड़ेगा। यहाँ पे सर्कल लिखा हुआ x² + y² = r², इसके अलॉन्ग है कॉर्ड, तो ये मैंने बना ली लाइन y = 2x + 3। तो ये हो गई हमारी कॉर्ड की लेंथ यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो ये जो है हमें लिखी हुई है ये r के बराबर है। तो मैंने आपको बताया हमेशा कॉर्ड है तो लेंथ दिया हुआ, तो यहाँ से 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे और ये इसको बाइसेक्ट करेगी, पहली कंडीशन ये। फिर हम यहाँ से ये 90 डिग्री का ट्रायंगल जरूर बनाएंगे जो मैंने यहाँ बनाया है, और उसमें पाइथागोरस थ्योरम हमेशा लगानी ही है, नहीं भी लिखा हुआ तो भी लगानी, तो भी आपको यहाँ से OP की वैल्यू मिल जाएगी r² - r²/4, तो ये आ जाएगा √3r/2, तो ये लेंथ आ जाएगी। और हमें r² की वैल्यू निकाल, तो ये लेंथ मुझे जैसे ही निकाली, मुझे पता है ट्रायंगल बनाने था, और ये लेंथ क्या रिप्रेजेंट करती है, ओरिजिन से इस लाइन का डिस्टेंस। तो लाइन का डिस्टेंस ओरिजिन से लिखेंगे तो ये आएगा 3/√1² + 2², यही यहाँ पे ये वैल्यू आएगी OP की वैल्यू, और उसको इक्वेट कर देंगे यहाँ से √3/2 से, तो उससे रेडियस आ जाएगा। रेडियस आ जाएगा तो आप r² की वैल्यू निकाल सकते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम फॉर टर्म्स ऑफ कॉर्ड। ध्यान रखेंगे लेंथ ऑफ कॉर्ड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कॉर्ड की लेंथ कहीं पे भी लिखी हुई है, बिना इस ट्रायंगल के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अब लास्ट बच गया है ये पॉइंट,
टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट क्वाड्रिलेटरल। आप बोलेंगे सर इसमें से तो 3 ही क्वेश्चन आए, व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट? क्योंकि 2020 से पहले इस पे कभी क्वेश्चन आया नहीं। 2020 में पहली बार इस पे क्वेश्चन आया, 21 में 2 बार इस पे क्वेश्चन आया। अब जो डायग्राम मैं बताऊंगा इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, उस पे और क्वेश्चंस आ सकते हैं 22 में भी और आगे वाले ईयर्स में भी, क्योंकि वो अभी तक उस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन नहीं आए, बट आने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हैं। तो इसमें हम ये डायग्राम यहाँ पे बनाते हैं। तो यहां से मैंने अगर 2 टेंजेंट ड्रॉ करी है सर्कल पे फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, और ये क्या करता है यहाँ पे इसको सेंटर से ज्वाइन करके अगर मैं क्वाड्रिलेटर बनाता हूँ PACB, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वाड्रिलेटर। व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट? क्योंकि ये टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, तो यहाँ 90 होगा, यहाँ 90 होगा। और आपको दिख रहा है अपोजिट एंगल का सम अगर 180 डिग्री है तो इन अपोजिट एंगल का सम भी 180 डिग्री होगा। एक ऐसा क्वाड्रिलेटर जिसमें अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है दैट इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। ये आपको पता होगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर का मतलब क्या है कि अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करने की कोशिश करूं PA और CB, तो ये जो चारों पॉइंट है ये किसी ना किसी एक सिंगल सर्कल पे डेफिनेटली लाए करेंगे। और इसकी इक्वेशन निकालने के लिए भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो सकता है एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल से आपने 2 टेंजेंट ड्रॉ करी, तो 2 पॉइंट पे टच किया A और B। PAB जो है उसका सर्कम सर्कल की इक्वेशन निकालिए। उसका जो सर्कम सर्कल होगा वो यही होगा, वो पॉइंट C से भी पास करेगा, क्योंकि ये चारों के चारों पॉइंट क्या है, एक सर्कल पे लाई करते हैं, दे आर कॉनसाइक्लिक। तो अगर आपको इस सर्कल की इक्वेशन निकालनी है तो आप कैसे निकालेंगे? आपको पता है उस सर्कल के लिए PC क्या होगी, दैट विल बी दी डायमीटर। तो डायमीटर एंड पॉइंट आपको पता होगा क्योंकि ये पॉइंट से तो आपने टेंजेंट ड्रॉ करी है, क्वेश्चन में दिया होगा। सेंटर ऑफ सर्कल आप निकाल लेंगे, फिर आप इसकी इक्वेशन लिख लेंगे सर्कल की, अगर आपसे पूछी गई है तो ये वाला क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है। सर्कल की इक्वेशन लिखने वाला ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। इसमें से क्या क्या क्वेश्चन आया वो मैं आपको बताता जाऊंगा। यहां तक आपको ये डायग्राम क्लियर होना चाहिए। दूसरी चीज इस पे जो क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट जो आपने ड्रॉ करी उसके बीच का एंगल निकालिए। तो हम यहाँ पे ये एंगल थीटा डिफाइन कर सकते हैं। इनके टेंजेंट्स के बीच का एंगल है दैट इज 2 थीटा। 2 थीटा निकालने के लिए पहले आप tan थीटा निकालेंगे। tan थीटा क्या होगा? सेंटर की यहाँ पे इक्वेशन पता है सर्कल की, तो रेडियस आपको पता होगी। ये लेंथ आप डिफाइन कर सकते हैं क्योंकि पॉइंट पता है। लेंथ ऑफ टेंजेंट का मैंने आपको फॉर्मूला बताया √S1। तो यहाँ पे R/LT से आप tan थीटा डिफाइन कर सकते हैं दैट इज R/LT विच विल बी ए कांस्टेंट क्वांटिटी। तो अगर आपसे एंगल बिटवीन टेंजेंट पूछा जाए फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट तो आप लिखेंगे tan 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। और S1 की वैल्यू मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, सर्कल की इक्वेशन ये है। तो S1 रिप्रेजेंट्स उस सर्कल की इक्वेशन में x1 y1 आप सिंपली पॉइंट सेटिस्फाई कराते हैं। तो ऐसे आप निकाल लेंगे एंगल बिटवीन टेंजेंट। इस पे भी अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है। फिर क्वेश्चन आया किस पे है देखिए, नेक्स्ट है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट AB। तो इस पॉइंट के लिए जो हमने यहाँ पे ये टेंजेंट जहां पे मीट करती है सर्कल को, उन पॉइंट्स को ज्वाइन करके अगर आप कॉर्ड बनाएंगे तो इसको बोलते हैं पॉइंट P के लिए ये है उसकी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। अब इसकी लेंथ से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आया है, इसकी इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रीवियस ईयर जेईई मेन के क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे तो कई बार क्या होता है इसकी इक्वेशन आपको दी हुई होती है, आपको ये पॉइंट फाइंड करना होता है। ऐसे क्वेश्चन जेईई मेन में आ चुका है। तो इसकी इक्वेशन कैसे लिखी जाती है? एक्सटर्नल पॉइंट से अगर आप ये बनाते हैं PA और PB 2 टेंजेंट, यहां से जो कॉर्ड बनती है उसकी इक्वेशन लिखी जाती है T = 0। T क्या रिप्रेजेंट करता है? जैसे x1 y1 के लिए हमने टेंजेंट की इक्वेशन लिखी थी ना, x² की जगह x(x1), y² की जगह y(y1), x की जगह x + x1/2, y की जगह y + y1/2 प्लस c = 0। वही यहाँ पे T को रिप्रेजेंट करता है फॉर x1 y1। वो जो आएगी इक्वेशन दैट इज द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। अब कई बार क्या होता है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन दी हुई होती है, आपको ये पॉइंट निकालना होता है, तो आप क्या करते हैं उस कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन को और जो T = 0 से जो इक्वेशन आ रही है उसको कंपेयर करके x1 y1 निकाल सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुका है। सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है यहाँ पे इसकी लेंथ, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ चुका है। तो इसकी लेंथ अगर हमें लिखनी है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इस ट्रायंगल में यहाँ पे लगा सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री। अब ध्यान रखिए मैंने ये जो कॉर्ड बनाई है इसको अगर यहाँ से सेंटर से ज्वाइन किया है तो आप नोटिस करेंगे मैंने यहाँ 90 डिग्री बनाया, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि ये 90 डिग्री होगा? ये हमेशा 90 डिग्री ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि सेंटर से अगर 90 डिग्री ड्रॉ करूंगा तो इसका आएगा मिड पॉइंट, ये हमें पता है। और अगर आप देखेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट इक्वल होती है, तो ये जो लेंथ होगी PA की और ये जो लेंथ होगी PB की, ये दोनों इक्वल होगी। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है और आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर यहाँ से 90 ड्रॉ करेंगे तो वो भी इसको बाइसेक्ट करेगा। तो दोनों को बाइसेक्ट करने वाला पॉइंट तो सिंगल ही होगा, इसीलिए हम बोलते हैं कि यहाँ से अगर आप इसको ज्वाइन करेंगे तो यहाँ 90 डिग्री होगा।
तो कॉर्ड की अगर लेंथ बोली जाएगी तो ये अगर LT है, थीटा हमने ऑलरेडी डिफाइन कर लिया है, तो ये लेंथ आएगी LT साइन थीटा हाफ, उसका डबल कर देंगे तो टोटल लेंथ आ जाएगी 2LT साइन थीटा। ये क्वेश्चन जेईई मेन 2020 में आया था, इसकी लेंथ आपको निकालनी थी। एक्सटर्नल पॉइंट दिया हुआ था, सर्कल C हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। थीटा आप निकालेंगे टेन थीटा से, उससे साइन थीटा की वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन आ चुका है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट को लेके। सर्कल जो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल उस पे नहीं आया, एंगल बिटवीन टेंजेंट्स पे अभी क्वेश्चन नहीं आया, बट आ सकता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB। इसका आपको एरिया बताना है। सर्कम सर्कल का इस पे क्वेश्चन नहीं है अभी, इस एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB पे क्वेश्चन आ सकता है। वो काफी सिंपल है, हाफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो ये LT साइन थीटा है, ये भी LT साइन थीटा है, तो बेस हो जाएगा 2LT साइन थीटा, हाइट है LT कॉस थीटा, तो हाफ इंटू 2LT साइन थीटा इंटू LT कॉस थीटा, तो हाफ आ जाएगा बाहर, LT स्क्वायर आ जाएगा बाहर, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा आएगा, विच इज नथिंग बट साइन टू थीटा। ऐसे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं PAB। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB निकालने पे क्वेश्चन नहीं आया, दो क्वेश्चन आए हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB निकालो और एरिया ऑफ ट्रायंगल CAB निकालो, और उसका रेशो बताओ क्या होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल CAB क्या होगा, अगर ये एंगल 2 थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा 180 माइनस 2 थीटा, क्योंकि अपोजिट एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा, ये मैं ऑलरेडी बता चुका। क्योंकि ये 180 है तो ये भी 180 होगा, क्योंकि टोटल 360 होता है। तो यहाँ पे CAB का एरिया कैसे लिखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल से, हाफ R मल्टीप्लाइड बाय साइन 180 माइनस 2 थीटा, दैट इज साइन 2 थीटा, ये आएगा इसका एरिया। तो इसका रेशो पूछा गया है, 2 बार ये क्वेश्चन आया है 2021 में, ध्यान रखेंगे 2 बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। तो एरिया आएगा LT अपॉन रेडियस का होल स्क्वायर, दिस इज द एरिया। इस पे 2 बार क्वेश्चन आया है, तो इस पे क्वेश्चन आया है, इस पे क्वेश्चन आया है, इसकी इक्वेशन पे क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन नहीं आया है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये क्वेश्चन आया, सर्कम सर्कल ऑफ PAB उसकी इक्वेशन लिखनी है, इस पे क्वेश्चन नहीं आया। दिस बिकम्स ए वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम फॉर टेंजेंट्स, जिसपे अब रिसेंटली क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं और आगे भी मेरे हिसाब से क्वेश्चन बहुत बनेंगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें हम क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन आपको वही वैल्यूज इवेल्युएट करनी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है इस डायग्राम के ऊपर, दैट इज द डायग्राम पे लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स पे क्वेश्चन आता है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 टेंजेंट्स ही है। इस पे क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे अगर एंगल 90 डिग्री है परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, तो उस पे इस पॉइंट का लोकस निकालना होता है। तो आप इसमें क्या करेंगे, इस पॉइंट पे इक्वेशन निकालनी होगी। तो उसका तरीका यहाँ पे क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री यूज करके, R अपॉन LT इज इक्वल टू साइन थीटा, R अपॉन CP इक्वल टू साइन थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं अगर इसका लोकस निकालना है तो इस पॉइंट को मैं x, y मान लेता हूँ। तो CP की लेंथ जो आएगी वो x, y और h और k में आएगी, तो आएगा x माइनस h का स्क्वायर, y माइनस k का स्क्वायर। रेडियस हमें क्वेश्चन से पता होगी सर्कल की, क्योंकि इक्वेशन पता है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं अगर ये 90 डिग्री होगा तो थीटा हो जाएगा 45, तो साइन 45 हो जाएगा 1/√2। तो यहाँ से CP जो आएगा दैट इज x माइनस h का स्क्वायर, y माइनस k का स्क्वायर इक्वल टू √2r का स्क्वायर, क्योंकि ये √2r आ रही है वैल्यू। तो ये जो डिस्टेंस है वो आएगा √2r, और उसका स्क्वायर करेंगे तो वो ये इसके डिस्टेंस आएगा, तो दिस विल बिकम द लोकस। इसी को बोला जाता है डायरेक्टर्स सर्कल। तो ये जो सर्कल आता है इस पॉइंट का लोकस, पॉइंट क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ 2 टेंजेंट्स, उसका जो लोकस होता है उसका लोकस भी क्या होता है, एक सर्कल ही होता है। अगर यहाँ पे इनके बीच का एंगल कुछ फिक्स्ड है तो होता सर्कल ही है। अगर एंगल 90 डिग्री है तो वो सर्कल सेम होता है जिसका सेंटर यही होता है, h कॉमा के ओरिजिनल सर्कल का सेंटर, रेडियस √2 टाइम्स हो जाता है ऐसे। अब एग्जाम में 45 डिग्री या 90 डिग्री के इंटरसेक्शन पे कभी क्वेश्चन नहीं आया। क्वेश्चन आया था एक बार 2019 में, जब एंगल ऑफ इंटरसेक्शन यहां दिया हुआ था 60 डिग्री, मतलब यहाँ पे 120 डिग्री दिया हुआ था, तो हाफ एंगल हो जाएगा 60। क्वेश्चन में डायरेक्टली यहां नहीं दिया हुआ था 120 डिग्री, क्वेश्चन में लिखा हुआ था यहाँ पे एंगल 60 डिग्री है, तो आपको पॉइंट P का लोकस निकालना था। तो यहाँ 60 था तो ये 120 हो जाएगा, 120 का हाफ थीटा 60 हो जाएगा। वैसे मैनिपुलेट करके क्वेश्चन दिया हुआ था, बट ऐसे क्वेश्चन उस पे भी बनाए जाते। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, थर्ड पार्ट, जिसपे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। इट बिकम्स ए मेजर पार्ट, टेंजेंट नॉर्मल और उससे रिलेटेड टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, इस टाइप के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। अब नेक्स्ट हम चलते हैं फोर्थ पार्ट ऑफ द वीडियो पे, जिसमें यहाँ पे 2 सर्कल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। 17 क्वेश्चन आए हैं, काफी छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसपे रिपीटेडली क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो 2 सर्कल टच कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं क्या कंडीशन लगाते हैं। तो बहुत छोटे से कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं।
तो यहाँ पे दो सर्कल्स के टच होने की दो कंडीशन होती है, एक्सटर्नली टच करते हैं या इंटरनली टच करते हैं। एक्सटर्नली टच करते हैं तो कंडीशन ये होती है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ दिस सर्कल इज इक्वल टू सम ऑफ देयर रेडियस, जैसा हमें यहाँ पे दिख रहा है। इंटरनली टच करते हैं तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ सर्कल इज डिफरेंस ऑफ देयर रेडियस, या हम बोलते हैं मॉड ऑफ r1 माइनस r2, क्योंकि हमें नहीं पता कौन से सर्कल की रेडियस बड़ी है और कौन सी छोटी है, तो बड़ी रेडियस माइनस छोटी रेडियस करना होता है। दिस इज द बेसिक आइडिया। ये हो गया टचिंग के लिए। तो ध्यान रखेंगे कभी भी क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है दो सर्कल टच कर रहे हैं तो आपको ये कंडीशन लगानी ही होती है। दिस इज द आइडिया विच यू हैव टू रिमेंबर। दूसरे टाइप का इसमें जो कंडीशन लगाते हैं मैं बताता हूं, दैट डिपेंड्स अपॉन दिस पॉइंट। ये जो पॉइंट P है जहां पे वो टच कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर कभी भी आपको इसके कोऑर्डिनेट दिया हुआ है या इसका कोऑर्डिनेट निकालना है पॉइंट P, टचिंग वाला जो पॉइंट है, तो उसके लिए हम ये कंडीशन लगाते हैं C1P और PC2। इसका जो रेशो होगा C1P अपॉन C2P, इसका रेशो कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू R1/R2। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला यूज करके ये पॉइंट निकालते हैं। अगर ये पॉइंट दिया हुआ है या निकालना है ऐसा कभी भी है तो आपको हमेशा सेक्शन फॉर्मूला यूज करना होगा, इसलिए दिया। तो ऐसे दो तरह से कंडीशन लगाई जाती है, एक तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, और अगर आपको ये पॉइंट जो टचिंग इसकी बात कर रही है तो इसमें हम कंडीशन लगाएंगे C1P और C2P का रेशो कितना है, R1/R2। तो हम बोलेंगे पॉइंट P इज द एक्सटर्नल डिवीजन पॉइंट ऑफ C1 C2 इन द रेशो R1:R2। तो वैसे आप निकालेंगे ये इंटरनल डिवीजन का पॉइंट है। दूसरे टाइप से ऐसे कंडीशन लगानी होती है। इसके अलावा और कौन से केसेस होते हैं, सर्कल दो टच ही थोड़ी करेंगे, सर्कल ऐसा हो सकता है एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, दूर दूर हो। तो अगर दो सर्कल आपस में टच नहीं कर रहे हैं, कट नहीं कर रहे हैं, तो वो दो केस हो सकते हैं, दोनों एक दूसरे से दूर हो, तो उसके केस में बोलेंगे डिस्टेंस बिटवीन सेंटर इज ग्रेटर देन सम ऑफ देयर रेडियस। ऑब्वियसली C1 C2 जो होगा R1+R2 से बड़ा हो जाएगा तो दूर हो जाएंगे। फिर अगर इन सर्कल को टच के बाद में और पास लेके आएंगे तो वो इंटरसेक्ट करेंगे। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है दो सर्कल एक दूसरे को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो कंडीशन क्या होगी। तो हमें पता है C1 C2 R1+R2 से तो कम हो जाएगा जैसा हमें यहाँ दिख रहा है, लेकिन इस लेंथ से बड़ा हो जाएगा, तो इससे हम ये कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो इस कंडीशन पे मैंने प्रीवियस ईयर में 3-4 क्वेश्चन देखे हैं जो इस कंडीशन पे पूछे गए हैं। तो ये कंडीशन चेक करने वाले क्वेश्चन भी काफी बनाए जाते हैं। ये इसलिए ही पूछते हैं जब यहाँ पे इनइक्वालिटी का क्वेश्चन होता है, क्योंकि इसमें मॉड भी आ जाता है, इनइक्वालिटी भी आती है, तो वैसे क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए। बाकी केसेस में तो जनरली आपको चेक करना होता है कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे। इसमें कोई वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है या किसी रेडियस की वैल्यू आपको इवेलुएट करनी है। इसके बाद में अब ये थोड़ा और पास आएंगे तो टच करेंगे, फिर से नहीं टच या नहीं इंटरसेक्ट करेंगे तो एक दूसरे के अंदर चले जाएंगे। तो उसमें जो C1 C2 है डिस्टेंस वो इस लेंथ से कम होगा, तब वो एक दूसरे के अंदर चले जाएंगे। तो इस तरह से हमें चेक करना है। तो इसमें क्वेश्चंस कैसे मैंने प्रीवियस ईयर में देखे, अगर आपको सिर्फ ये चेक करना है कि कट करेगा नहीं करेगा, टच करेगा नहीं करेगा, तो सबसे पहले दोनों का सेंटर निकालेंगे, उनके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, वो हो गया C1 C2। फिर आप रेडियस का सम या रेडियस का डिफरेंस निकालेंगे। रेडियस के सम के बराबर है तो टच कर रहा है, रेडियस के सम से बड़ा है तो बाहर होगा, रेडियस के डिफरेंस से छोटा है तो अंदर होगा। इस तरह से चेक करी जाती है कंडीशन। अब इसमें क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, ये भी पूछा जाता है कितनी कॉमन टेंजेंट होगी। तो ये मैंने बनाई है इनके टचिंग पॉइंट पे एक कॉमन टेंजेंट, ये भी यहाँ पे टचिंग पॉइंट पे एक कॉमन टेंजेंट, ये मैंने बनाई। अब यहाँ पे ये मैंने बनाई है जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसके लिए कॉमन कॉर्ड। इसकी इक्वेशन लिखी जाती है जिसपे क्वेश्चन आते हैं, कॉमन टेंजेंट कॉमन कॉर्ड ये वाली है, इसकी इक्वेशन या इसकी इक्वेशन या इसकी इक्वेशन होती है S1 = S2। अब ध्यान रखेंगे यहाँ जो S1 है ये वो रिप्रेजेंट नहीं करता है सर्कल की इक्वेशन में x1 y1 सेटिस्फाई कर रहे हैं, यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है सर्कल फर्स्ट की जो इक्वेशन उसको इक्वेट करेंगे सर्कल सेकंड की इक्वेशन से। इक्वेट करने का मतलब है =0 के लेफ्ट में पूरी चीज लेके आएंगे, जो पूरा एक्सप्रेशन आएगा उसको इक्वेट करेंगे। इक्वेट करते वक्त ये ध्यान रखना है x² y² का कोफिशिएंट 1 बनाना है या दोनों साइड सेम होना चाहिए, क्योंकि वो टर्म कैंसिल होगी तभी वहां पे लीनियर इक्वेशन xy में आएगी, तभी वो लाइन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकती है। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है। तो ये इसकी इक्वेशन को करता है रिप्रेजेंट। यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए। तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स और कैसे होती है, एक और टाइप ऑफ कॉमन टेंजेंट होती है, जैसे इसमें देखेंगे एक ये है एक ये है। कॉमन टेंजेंट मतलब एक ऐसी लाइन जो दोनों को टच कर रही है। तो इस वाले डायग्राम के लिए 3 कॉमन टेंजेंट है। तो क्वेश्चन में आपको लिखा है कि 3 कॉमन टेंजेंट है, आपको कंडीशन लगानी है तो आप यही कंडीशन लगाएंगे। इसी केस में यहाँ पे ऐसा हो रहा है। इसमें देखेंगे तो 4 आएगी, 2 अंदर की और 2 बाहर की। इसको इंटरनल कॉमन टेंजेंट बोलते हैं, इसको एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट बोलते हैं। तो इसमें एक्सटर्नल 2 है, एक इंटरनल है। इसमें देखेंगे 2 ही कॉमन टेंजेंट है।
तो इसमें 4 हैं, फिर इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें एक ही कॉमन टेंजेंट है और इसमें कोई भी कॉमन टेंजेंट नहीं है। ध्यान रखेंगे ये वाली जो इक्वेशन है इन सब कॉमन टेंजेंट के लिए नहीं है, इसके लिए है और इसके लिए है, जब सर्कल एक दूसरे को जस्ट टच कर रहे हैं या इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और इसके लिए कॉमन कॉर्ड की भी यही इक्वेशन होती है। अब इस डायग्राम से रिलेटेड एक तो कंडीशंस होगी, कितनी कॉमन टेंजेंट है, इस पे क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, उस पे क्वेश्चन एक बार ही आया है बट आ सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन, लेंथ ऑफ इंटरनल कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला और एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला। तो ये जो है इंटरनल कॉमन टेंजेंट है, इसकी लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है देखिए। तो उसके लिए हम डिफाइन करते हैं C1 C2। C1 C2 इज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ सर्कल, तो उसको अगर मैं D लिख लेता हूं, अगर उसको मैं D बोल देता हूं किसी भी केस में, तो इंटरनल कॉमन टेंजेंट की लेंथ होती है D स्क्वायर माइनस रेडियस के सम का स्क्वायर। ये होता है इंटरनल कॉमन टेंजेंट। एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट ये भी है, ये वाली भी एक्सटर्नल ही है। तो इसकी अगर हम लेंथ डिफाइन करते हैं तो एक्सटर्नल की लेंथ होती है अंडर रूट ऑफ D स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। ये एक और फॉर्मूला है जिसपे अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है, एक ही बार आया है, बट इस पे क्वेश्चन बनाया जा सकता है। कभी भी सर्कल टच करेंगे तो मैंने आपको बताया कॉमन रेशियो वाली जो है सेक्शन फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला जो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स है, या फिर लेंथ ऑफ एक्सटर्नल इंटरनल कॉमन टेंजेंट पे क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है ये दोनों कर्व टच करते हैं, एक पॉइंट पे लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ के बतानी है। तो टच करते हैं एक पॉइंट पे, तो मैंने बताया आपको दो केस, इंटरनल टच और एक्सटर्नल टच। ध्यान रखेंगे एज्यूम करके नहीं चलेंगे क्योंकि सर्कल की पोजीशन नहीं पता है, किसकी रेडियस बड़ी किसकी छोटी है। तो दोनों सर्कल के लिए आप पहले निकालेंगे सेंटर और रेडियस। सेंटर निकाल लिया, रेडियस आप ऐसे चेंज करके निकालिए, या फिर H, G और F की वैल्यू निकाल के वैसे निकालिए। फिर आप निकालेंगे यहाँ पे C1 C2, उसको तो इवेलुएट करना ही है। इंटरनली टच करेगा तो R1 प्लस R2 के बराबर होगा, तो इनके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे आएगा 5। इंटरनल टच करेगा तो रेडियस के सम के बराबर होगा, और एक्सटर्नल टच करेगा तो उसके मैग्नीट्यूड के डिफरेंस के बराबर होगा। तो हमने दोनों कंडीशन लगा ली, उससे के की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो हमें बतानी है क्वेश्चन में। तो यहां से आप अगर -5 लेंगे तो रूट क्या आएगा 6, के की मैक्सिमम वैल्यू यहीं से आएगी, दैट इज 36। तो ये हमें क्वेश्चन में निकालना है। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, बट हमेशा ध्यान रखिए जब भी टचिंग ईच अदर दिया हुआ है तो उसमें अज्यूम नहीं करनेंगे इंटरनली एक्सटर्नली, अगर वेरिएबल्स हैं तो हमें दोनों केस लेके सॉल्व करना होता है। या फिर इसमें इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं जैसे मैंने आपको बताया था, या फिर ऐसे क्वेश्चन है जैसे 2021 में देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर, बोथ सर्कल लाई इनसाइड ऑफ वन अनदर, बोथ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ ईच अनदर, सर्कल हैव 2 इंटरसेक्शन पॉइंट। कितने इंटरसेक्शन पॉइंट है सर्कल के लिए, उसके लिए भी आपको C1 C2 और R1 प्लस R2 या R1 माइनस R2 ही कंपेयर करना है। डायरेक्ट क्वेश्चन आप कंपेयर करके फाइंड कर सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा, बट आपको क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें आपको क्वेश्चन देख के ही समझ आ जाएगा। सर्कल की इक्वेशन दी हुई, दोनों के सेंटर निकालेंगे, दोनों के रेडियस, फिर आप चेक कर सकते हैं जो भी डायग्राम है उसके हिसाब से। 2019 का एक क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए। एक सर्कल C है, इस पॉइंट से पास करता है, इस सर्कल को टच करता है। इस सर्कल C इस पॉइंट से पास करता है तो सेंटर तो अपने को उसका नहीं पता। इस सर्कल को टच करता है, इसका सेंटर C2 मैंने बोल दिया। एक्सटर्नली टच करता है 1, -1 पे, ये ले दिया। तो रेडियस ऑफ C बताना है, इसकी रेडियस बतानी। तो मैंने आपको बताया था जब भी ये पॉइंट दिया होगा जहां पे वो टच कर रहा है इंटरनली एक्सटर्नली, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे सेक्शन फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसका सेंटर निकाल सकते हैं, रेडियस है, सरकमफ्रेंस पे पॉइंट दिया हुआ है तो ये डिस्टेंस हो जाएगा रेडियस। यहाँ पे हम इसको यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं और इसका भी रेडियस और सेंटर निकाल सकते हैं। ये तो हमें ज्वाइन करना ही है C1 C2। कंडीशन एक लगा सकते हैं, दैट इज इक्वल टू R1 प्लस R2, ये आप कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा मैं क्या कंडीशन लगा सकता हूं, यहाँ पे मुझे दिख रहा है C1 P और C2। P जो है इंटरनली डिवाइड कर रहा है इसको R/5 में, तो इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट H, K मान लेता हूं, सेक्शन फॉर्मूला लगा लेता हूं पॉइंट P के लिए। तो अगर H की यहाँ पे 1 की वैल्यू लिखना चाहूंगा तो हो जाएगा 5H माइनस 2R अपॉन R प्लस 5 इक्वल टू 1। उससे अगर आप H की वैल्यू निकालेंगे R के टर्म्स में तो ये आएगी। सिमिलर तरीके से Y कोऑर्डिनेट के लिए सेक्शन फॉर्मूला इक्वेट करेंगे, K की वैल्यू ये आएगी। मैंने दोनों वैल्यू R के टर्म्स में इसलिए निकाले क्योंकि अब इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस हम R करके R में एक इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन हो गया। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट है, या फिर इनइक्वालिटी में इक्वेशन बना के सॉल्व करना है, या फिर आपको सर्कल के टचिंग का पॉइंट दिया हुआ है, एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, तो सेक्शन फॉर्मूला यूज करके पॉइंट से रिलेटेड इक्वेशंस बनाई जा सकती है। तो ये हो गया हमें टच, इंटरसेक्ट और इससे रिलेटेड टाइप ऑफ क्वेश्चन।
नेक्स्ट एक और क्वेश्चन मैंने लिखा है, इसमें लिखा है ये दोनों सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं 2 पॉइंट P और Q पे। अब ये आ गया है कॉमन कॉर्ड या कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन पे क्वेश्चन। ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं P और Q पे, और लाइन PQ, ये जो है लाइन P और Q से पास करती है, दिस रिप्रेजेंट्स द कॉमन कॉर्ड, जो मैंने आपको डायग्राम पहले बताया था। ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहां से ये वाली लाइन की इक्वेशन क्या बताई थी, दोनों सर्कल की इक्वेशन को इक्वेट करना। इक्वेट हम यहाँ पे कर सकते हैं दोनों सर्कल की इक्वेशन को, बट ध्यान ये रखना है दोनों सर्कल की इक्वेशन को जब आप इक्वेट करेंगे तो आपको दोनों के एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट 1 रखने हैं। तो यहाँ पे इसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट मैंने ये ले लिए, इसमें 2 दिए हुए थे तो 2 से डिवाइड करना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी इक्वेट करते वक्त। तभी यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट्स ये जो वैल्यूज हैं कैंसिल होगी, एक लीनियर इक्वेशन एक्स वाई में आएगी, तभी वो लाइन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकती है। तो ये आगे हमारी कॉर्ड की इक्वेशन, ये हमें कॉर्ड की इक्वेशन दी हुई है, के की वैल्यू निकालनी है तो दोनों सेम इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकती है। तो x के कोफिशिएंट का रेशियो, y के कोफिशिएंट का रेशियो और कांस्टेंट टर्म का रेशियो इक्वल होगा, कंपेयर करके हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये एक सिंपल क्वेश्चन है कॉमन कॉर्ड से रिलेटेड, और ये सारे क्वेश्चन रिसेंटली ही आए हैं, दीज आर मोर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। नेक्स्ट है यहाँ पे कॉमन कॉर्ड भी हमने यहाँ डिस्कस कर लिया है। अब कॉमन कॉर्ड की लेंथ से रिलेटेड एक ये क्वेश्चन आया था कि एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 सर्कल्स विद रेडियस 5 and 12 इज 90 डिग्री। 2 सर्कल के इंटरसेक्शन पॉइंट 90 डिग्री का मतलब होता है जहां पे सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं उस पे अगर आप दोनों के लिए टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उसके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, इसका ये मतलब होता है। और ऐसे वाले सर्कल को बोलते हैं ऑर्थोगोनल सर्कल। तो ऑर्थोगोनल सर्कल की भी कंडीशन बता देता हूं, ये जो क्वेश्चन है ऑर्थोगोनल सर्कल पे नहीं है, बट ऑर्थोगोनल सर्कल्स की कंडीशन के ऊपर जे एडवांस में भी क्वेश्चन आते हैं। तो 2 सर्कल अगर आपस में ऑर्थोगोनल होते हैं और उनकी इक्वेशन आपको मेंशन्ड है तो उसमें आप कंडीशन लगाते हैं 2g1g2 प्लस 2f1f2 इक्वल टू c1 प्लस c2। और g1 g2 f1 f2 आपको पता ही लग गया होगा, सेंटर से रिलेटेड कोऑर्डिनेट्स जो आप निकाल सकते हैं x और y के कोफिशिएंट से, तो ये कंडीशन लगानी होती है। इसमें लिखा हुआ है ये ऑर्थोगोनल है, मतलब 90 डिग्री पे कट तो कर रहे हैं। अब यहाँ पे कॉमन कॉर्ड की लेंथ आपको बतानी है, तो कॉर्ड की लेंथ मैंने आपको बताया था 90 डिग्री का डायग्राम, पाइथागोरस थ्योरम, वो आप हमेशा यूज कर सकते हैं, उसका यूज आ सकता है। अब यहाँ पे ये जो स्पेशल केस है इसमें ये 90 डिग्री पे कट कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ये 90 डिग्री पे कट कर रहा है तो ये टेंजेंट है, ये उसके परपेंडिकुलर लाइन है, तो यहाँ पे ये पास करेगी इसके सेंटर से दूसरे वाले सर्कल के लिए, क्योंकि रेड वाले के लिए ये टेंजेंट है तो ये नॉर्मल हो जाएगी, नॉर्मल सेंटर से पास करती है पता है। और इसके लिए अगर हम देखेंगे तो ये टेंजेंट है तो ये नॉर्मल हो जाएगी, तो इसके सेंटर से करेगी पास। कॉर्ड की लेंथ होगी इन दोनों को ज्वाइन करने वाली पॉइंट की लेंथ। यहां तक क्लियर है। अब मैं C1 C2 को ज्वाइन करूंगा, ये रेडियस तो हमें गिवन है, ये जो लाइन होगी ये इस लाइन के डेफिनेटली परपेंडिकुलर होगी, इसको हम समझ सकते हैं क्योंकि कॉमन कॉर्ड है, यहां से परपेंडिकुलर मिड पॉइंट पे मीट करेगा, यहां से भी परपेंडिकुलर मिड पॉइंट पे मीट करेगा, तो वो जो मिड पॉइंट होगा वो यही होगा, यहां ये 90 डिग्री होगा। तो ये हमें डायग्राम तो बनाना ही था 90 डिग्री का ट्रायंगल, ये तो हमें पता ही है। और हमें पता है कि ये इक्वली बाइसेक्ट करेगा तो ऊपर वाली जो लेंथ होगी नीचे वाले के बराबर होगी, तो हम अगर ऊपर वाले की लेंथ निकाल लेंगे तो उसका डबल आ जाएगी नीचे वाले की लेंथ। तो ऊपर मैंने अगर x लिख लिया तो नीचे भी x ही होगा। अब आप x कैसे निकालेंगे, तो अभी मैंने आपको बताया था पाइथागोरस थ्योरम आप सोच सकते हैं, लेकिन इसमें अब यहाँ पे देखिए सेंटर नहीं दिया हुआ, सिर्फ इतना सा ही दिया हुआ है। तो पाइथागोरस थ्योरम में जब सोचूंगा जब हमें ज्यादा लेंथ पता हो हम ऐसे सोच सकते हैं, नहीं तो आप सिंपल यूज कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री या सिमिलर ट्रायंगल, कि बड़ा वाला 90 डिग्री का ट्रायंगल और ये छोटा वाला 90 डिग्री का ट्रायंगल सिमिलर है, या पाइथागोरस थ्योरम नहीं सॉरी, यहाँ फिर ट्रिग्नोमेट्री। तो अगर मैं एंगल थीटा मान लेता हूं तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूं कि x/5 इज इक्वल टू साइन थीटा, ये लिख सकता हूं। और यहाँ पे अगर मैं बोलूंगा ये 12 है ये 5 है, तो इस बड़े वाले ट्रायंगल में अगर मैं थीटा से बोलूं तो मैं यहाँ ये बोल सकता हूं कि ये लेंथ हो जाएगी दैट इज 30, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ साइन थीटा बड़े वाले ट्रायंगल के हिसाब से हो जाएगा 12/30, यहाँ से हो जाएगा x/5, तो x की आपकी वैल्यू वहां से आ जाएगी x/5 इक्वल टू 12/13, और x की वैल्यू आ गई उसका डबल कर देंगे तो कॉमन कॉर्ड की लेंथ आ जाएगी। तो इस तरह से कॉमन कॉर्ड का ये जो डायग्राम यूज आ सकता है, या फिर इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ सकती है अगर यहाँ 90 डिग्री नहीं होगा तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। तो ये आपका कवर हो गया है 4th पार्ट। इस तरह से इस पे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, सिंपल क्वेश्चन है लेकिन 17 क्वेश्चन आए सिंगल कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड। तो यहाँ पे अभी हमने देख लिया है 91 क्वेश्चंस जो सर्कल्स हैं उसका ब्रेकअप हमने देख लिया, 2 सर्कल, 1 सर्कल, पॉइंट एंड सर्कल, लाइन एंड सर्कल और मिसलेनियस, इस तरह से हमने कवर किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपने कुछ सीखा हो, आपकी जेईई मेन की प्रिपरेशन में इंप्रूवमेंट आया हो, जो आगे तैयारी करें उनको भी हेल्प मिली हो, तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फॉर फ्यूचर अपडेट्स
न्यू नोटिफिकेशन, न्यू वीडियोस के लिए, क्योंकि इस तरह के वीडियोस हम आगे वाले रिमेनिंग चैप्टर्स के भी बनाएंगे। शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, क्योंकि शेयरिंग से ही हमारा वीडियो प्रमोट होता है और हमें नए वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। और हर एक जो लाइक है बहुत ही हेल्प करता है मोटिवेट करने पे नई वीडियो को बनाने के लिए, तो लाइक भी करना मत भूलिएगा।